Hello everyone, this is Radha here and I welcome you all in this class. So here we are with our another lecture of your series of one shot videos का जो अपना सीरीज चल रहा है उसी का ये कंटिन्यूएशन है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोकेमिस्ट्री करेंगे। एक आपका अप्लाइड बायोलॉजी रह जाएगा। इसके बाद में अप्लाइड बायोलॉजी का मैं मिड ऑफ जुलाई में प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। अभी बायोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर होने के बाद में फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसमें कि लेट सपोज कि 4 जुलाई को मान लो कोई PYQ का लेक्चर आता है, तो उस लेक्चर में आई विल ट्राई कि अगर 10 ईयर का ना हो पाए तो 2016 से लेके अब तक के, या फिर ये कह लो कि 5 साल के मैं करवाऊंगी। लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। पॉसिबल हुआ तो 10 साल के मैं ले आऊंगी, ठीक है, एक लेक्चर में, क्योंकि एक लेक्चर में 10 साल के करवाना आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन 5 साल के डेफिनेटली मैं लेके आ जाऊंगी। तो ऐसे करके जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने यूनिट को हम लोग टारगेट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, वन शॉट के थ्रू आपका एक कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी आप लोग सीख जाओगे। तो ये जो लेक्चर का सीरीज है ये मैं 20 जुलाई तक जितने पॉसिबल होंगे उतने मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद में फिर 3-4 दिन रह जाएंगे, उसमें आप अपना रिवीजन कीजिएगा जितना हो सके आप लोगों से, ठीक है। सो ये लास्ट लेक्चर होगा बायोकेमिस्ट्री का वन शॉर्ट सीरीज का। एक अप्लाइड बायोलॉजी का रहेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मिड में ही, मिड ऑफ जुलाई में आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में जनरली आप बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में पढ़ते हो। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी। लिपिड क्या करता है, लिपिड एनर्जी को स्टोर करके रखता है। प्रोटीन क्या काम करते हैं, प्रोटीन जो है मसल्स में, बोन्स में, इंजाइम फॉर्मेशन में, क्योंकि आप पढ़ते हो इंजाइम क्या है, प्रोटीनेशियस है नेचर में। एक्सेप्ट राइबोजाइम, जितने भी इंजाइम है सारे प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड जैसे आपका डीएनए, आरएनए, जो कि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पिक्चर्स यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हो, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड में आप जनरली 3 to 7 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ठीक है, इनके बारे में। जैसे आपका ग्लूकोज जो है हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन कंटेनिंग है। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, जो कि 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनती है। पॉलीसेकेराइड में आप अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ते हो। एलिमेंट के बारे में बात करें तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। मोनोमर क्या है, मोनोसेकेराइड, यानी मोनोसेकेराइड मिलके ही डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो कि एक पॉलीमर है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिपिड का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि लिपिड कैसे बनते हैं। जैसे आपका जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो भी क्या होता है, आपका फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, यानी फोस्फोलिपिड की लिपिड कंटेनिंग फोस्फेट ग्रुप, उसके 2 लेयर होते हैं। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जो आपका फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है जनरली वो 2 बॉन्ड को कंटेन करके रखता है मेनली। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर मेनली हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कंटेनिंग होगा। प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक अमीनो ग्रुप होता है, दैट इज NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दैट इज COOH। ये जो कार्बन होता है ये आपका अल्फा कार्बन होता है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है। और ये जो R है इसके यहाँ पर चाहे CH2, CH3, SH कुछ भी ज्वाइन हो, ये आपकी साइड चेन होती है।
ठीक है, ये क्या होती है, साइड चेन। ये जो है आपका, ये आपका मेन चेन है, ठीक है। ये जो यहाँ पर अब जो अटैच होगी ना, ये आपकी साइड चेन होगी। ये साइड चेन मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपका ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रामाचंद्रन प्लॉट से रिलेटेड, जिसमें ये बोला गया था कि रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो साइड चेन का के बारे में बताता है, तो वो वहां पर गलत हो जाता था, क्योंकि उसमें हम मेन चेन की स्टडी करते हैं, नॉट साइड चेन, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है मैंने। न्यूक्लिक एसिड का अगर आप देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए आपका क्या होता है, डीएनए आपका बेसिकली आपका जो पेंटोज शुगर है, अगर आप आरएनए के बारे में बात करते हो तो वहां राइबोज होता है, डीएनए के बारे में बात करते हो तो डीऑक्सी राइबोज होता है। फर्क केवल इतना होता है कि 2 प्राइम जो पोजीशन होता है यहाँ पर आपका राइबोज में OH होता है और डीऑक्सी राइबोज में ये O हट जाता है, केवल H होता है। तो 2 प्राइम पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है डीऑक्सी राइबोज में, ये फर्क होता है। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और फोस्फोरिक एसिड से आपके पास फोस्फेट ग्रुप होता है, क्योंकि फोस्फोरिक एसिड जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए आपका डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसके अलावा फोस्फोरिक एसिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, H3PO4 माइनस होता है, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है, बिकॉज फोस्फोरिक एसिड से फोस्फेट आता है। तो डीऑक्सी राइबो शुगर, फोस्फेट ग्रुप यहाँ से आ गया आपके पास में, फोस्फेट ग्रुप। इसके अलावा आपके पास में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे ATGC, ये आपके पास प्रेजेंट होता है। ए के पास में डबल बॉन्ड होगा, A डबल बॉन्ड कंटेनिंग T। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ए पेयर करा पट्टी के साथ, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका डीएनए होता है उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा। तो डीएनए में आप देख सकते हो केवल बॉन्ड आपने अभी यहाँ पर ही देखा है, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन एक दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होते हैं और ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होते हैं। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एडेनिन और थायमिन जो है इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या ग्वानिन या साइटोसिन को। सो ग्वानिन और साइटोसिन का बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि 3 बॉन्ड कंटेनिंग है। क्लियर बात इतनी? आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। ये जनरली बायोकेमिस्ट्री में ना आपका केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना वो इंक्लूडेड है, ठीक है। कुछ कुछ केमिस्ट्री वाला, कुछ कुछ बायोलॉजी वाला। अगर आप लोगों ने 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने वहां पर कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर भी पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बायोकेमिस्ट्री में भी वही सारे पोर्शन यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। बायोलॉजी से जैसे इसमें एंजाइम्स का पोर्शन है, लिपिड का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन डेप्थ में आपको कुछ नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वन शॉट लेक्चर है, इसमें केवल मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो ये मत बोलेगा कि मैम आपने इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है इस यूनिट में तो कौन से पोर्शन आप कवर करके जा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जहां से ज्यादा पूछे गए हैं, मैं केवल वही टॉपिक्स आपको करवाऊंगी। सो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, 2 तरीके का इनका क्लासिफिकेशन होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर जो आते हैं वो आपका आयोनिक बॉन्ड आता है। वो आपका कौन सा बॉन्ड आएगा, वो आपका आयोनिक बॉन्ड आएगा, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, को का मतलब होता है शेयरिंग होना इलेक्ट्रॉन की। इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, मेटालिक बॉन्ड आएगा। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल, हाइड्रोफोबिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर जो चीज आपने ध्यान रखनी है वो वंडरवॉल के बारे में ध्यान रखती है। वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर 2 अनचार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल जो है, मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, अगर डिस्टेंस में है तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है मॉलिक्यूल, तो इनको क्या करेगा, रेपेल करेगा। तो डिस्टेंस सेंसिटिव है कब, जब ये पास में है। डिस्टेंस सेंसिटिव कब है, जब ये पास में है तो ये रेपेल करेगा, दूर दूर है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेट मी शो दैट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सी दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
तो नॉन कोवलेंट यानी कहीं ना कहीं वीक बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा वीक बॉन्ड जो है, इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ए एंड बी इज मोर सेंसिटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ए और बी दो एटम्स आपके पास में, तो डिस्टेंस सेंसिटिव कौन सा होता है, वंडरवॉल होता है, अभी बताया मैंने। और सेंसिटिव कब होगा, जब दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स पास पास में होंगे तो वो रेपेल करेगा एक दूसरे को। सो यहाँ पर क्या है, ए एंड बी जो है ये क्या है, ये अनचार्ज है। क्या है, अनचार्ज है, लेकिन यहाँ क्या होगा, रेपल करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, रेपल करेंगे। डायपोल नहीं होगा यहाँ पर, ना यहाँ पर आयोनाइज्ड या सोल्ट ब्रीज होगा, या वंडरवॉल होगा। और वंडरवॉल में भी क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेंसिटिव है तो रेपल करेंगे। क्लियर बात है इतनी? तो दैट इज योर आंसर नंबर थर्ड, ए एंड बी आर अनचार्ज एंड रेपल ईच अदर। क्लियर? तो इस वाले एरिया से ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो जब ये दूर होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, पास होंगे तो रेपल करेंगे। देन वीक बॉन्ड, ज्यादातर क्वेश्चन है ना वीक बॉन्ड से पूछे गए हैं, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो आपका स्टेबल एंगल होता है, यानी एक डोनर है, एक यहाँ पर एक्सेप्टर है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्टेबल एंगल होगा वो 180 डिग्री का स्टेबल एंगल माना जाता है, 180 डिग्री। हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अगर आपके पास में दो एटम्स हैं, उन दो एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.9 है, ये 0.9 से ज्यादा है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। कैसे, ये देखिए, ये पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल यहाँ पर है, यहाँ पर देखो आप, मैंने कहा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये वाला एरिया देखिए, फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया, सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ मेंशन की गई है। तो ये देखो फ्लोरीन का यहाँ दिया गया है, इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है 4। ऑक्सीजन का कितना दिया है, ऑक्सीजन का दिया है 3.4। और नाइट्रोजन का कितना दिया है, नाइट्रोजन का दिया है 3.0। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पर। अब देखो फ्लोरीन का इतना, हाइड्रोजन का कितना दिया इन्होंने, हाइड्रोजन का 2.2, कई जगह 2.1 मेंशन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, मैंने कहा कि फ्लोरीन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। क्यों, हाइड्रोजन का देखिए 2.2 है, सब में 2.2 को माइनस करो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये होगा आपका कितना, 1.8 समथिंग आएगा। ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 1.2, और ये आपका आएगा नियर अबाउट 0.8 या 0.9, ठीक है, क्योंकि कई जगह इसको 2.1 इंक्लूड किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। 2.1 लेके चलो आप लोग। तो यहाँ पर ये 1.9, 1.3 और 0.9 ये यहाँ पर आता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो आपका 0.9 या 0.9 से ज्यादा है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिया गया, इसमें देखो 4 दिया गया है, ऑक्सीजन का 3.4, नाइट्रोजन का 3.0, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का है यहाँ पर, हाइड्रोजन का 2.1, 2.1, 2.1। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए 1.9, 1.3, 0.9, यानी 0.9 या 0.9 से ज्यादा है, यानी इन तीनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, तीनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, राइट। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको पता करना है। आपको फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, ठीक है। इसके अलावा आपको हाइड्रोजन की पता होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की में से हाइड्रोजन की को माइनस करो, ऑक्सीजन की में से हाइड्रोजन को माइनस करो, और नाइट्रोजन की में से हाइड्रोजन को माइनस करो। तो आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.9 या 0.9 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है इतना? अब आप पूछोगे कि मैम कार्बन, बोरोन,
ये इधर क्यों नहीं बन पाएगा? इधर आप खुद सोचो, कार्बन का 2.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है 0.4, और 0.4 पे तो बन ही नहीं सकता। मिनिमम कितना होना चाहिए डिफरेंस? 0.9। 0.9 से ज्यादा हुआ तो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 4 - 2.1 कितना? 1.9। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना दिया गया? 3.4, और इसमें से 2.1 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा 1.3 समथिंग, और ये 0.9। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इन तीनों में वो फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये होगा और इनमें से वीक लास्ट वाला होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्कीम shown by which one correspond to the weakest hydrogen bond। आपको weakest hydrogen bond बताना है, weakest hydrogen bond बताना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के बीच में या तो 0.9 हो या तो 0.9 से ज्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका मतलब होता है, ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा। चलिए देख लेते हैं। पहला यहां देखो, ये वाला देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ये तो जीरो आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? जीरो। तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका होता है, ये देखिए यहाँ पर 3.4। और हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का आपका होता है 2.1। कितना आएगा ये आएगा आपको 1.3। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है पहले वाले का 1.3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका कितना होगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 3 और हाइड्रोजन का होगा 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करोगे तो 0.9 आएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी 0.9 आएगा। तो सबसे कम 3 और 4th वाले की आ रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं क्योंकि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में, 3rd और 4th। फिर हम क्या करेंगे, इसे पहले वाला चेक करेंगे। इससे पहले देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो इसलिए 4th वाला आपका चला जाएगा कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा। अब आप ये पूछोगे कि मैम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे ध्यान रखें? तो ऐसे ध्यान रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, FON। तो यहाँ पर फ्लोरीन का कितना है 4.0, ऑक्सीजन का -5 कर देना तो 3.5 याद कर लेना, नाइट्रोजन का 3.0, तो यानी 4, फिर 3.5, फिर 3, इतना ही याद करना है। और हाइड्रोजन का 2.1 याद हो जाएगा। FON, फोन, F का 4.0, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3.1 और हाइड्रोजन का 2.1। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। और आपको पता है फ्लोरीन का कितना? फ्लोरीन का है 4, ऑक्सीजन का 3.5, 0.5 कम करते चलो, और नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का है आपका 3.0। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की सबसे कम है। तो वैसे ऑप्शन में से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो ज्यादा होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगी। हाइड्रोजन की भी 2.1 और हाइड्रोजन की 2.1, 2.1 माइनस 2.1 जीरो, तो यहाँ भी नहीं बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दो कंडीशन में हाइड्रोजन नाइट्रोजन है लास्ट में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9। तो दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि दोनों का ही 0.9 आ रहा है इधर। तो फिर आप क्या करोगे, पहले वाले एटम को देखोगे यहाँ पर नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो वीक किसकी होगी? नाइट्रोजन की। वीक ही पूछा गया है तो आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन फॉर्म बिटवीन H2N that is your hydrogen and water is, कितने बन सकते हैं? तो आप देखो क्या है H2N। पहली बात तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन सकता है, यानी फ्लोरीन के बीच ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों के साथ बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 या उससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए NH2 लिखा गया है, तो NH2 के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे NH2 के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, टोटल कितने होंगे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म एज बिलो फॉलो डोनर हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड फेवरेबल कब होता है, जब आपका एंगल 180 डिग्री होगा। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कि मोर स्टेबल या मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की, अगर एंगल के बेसिस पे देखें तो 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन अकर व्हेन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कॉम्पीट फॉर द सेम हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर वही एंगल के बारे में पूछा गया, तो आप ग्राफ में 180 डिग्री एंगल देखो और सबसे हाई पिक देखो वहां पर। ठीक है। विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेल्टा वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रोटीन। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए 100, ये नीचे है 100 और यहां पर ये है 150, इधर है 200, सब में ऐसे ही है 100, 150, 200, 100, 150 एंड 200, 200। ठीक है, ऐसे है यहाँ पर ग्राफ में। और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वाई एक्सिस पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर है 150 और ये 100 पे हाई पीक है, तो 100 पे तो स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है, ये गया। आगे देखिए 150, ये वाला जाएगा 160 और ये थर्ड वाला गया आपका 170 पे, तो 170 पे हाई पीक है तो 170 पे भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 150, फिर ये गया 160, फिर ये 170, फिर ये होगा 180, तो 180 पे हाई पीक है यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में, तीनों में से सबसे हाई पीक 180 पे है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि यहाँ पर मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, योर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो, 5th वाला मैं करवा चुकी हूँ ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन प्ले मेजर रोल इन स्टेबलाइजिंग डी-डीएनए। तो डीएनए मैंने बताया ना, एडेनिन और थाइमिन के साथ ग्वानिन और साइटोसिन कौन सा बॉन्ड होता है डीएनए में, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। 12 वाला देखिए, प्रीडोमिनेंट इंटरेक्शन बिटवीन फॉस्फोलिपिड स्टेबलाइज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड। कौन सा स्टेबलाइज करेगा, फॉस्फोलिपिड में बता चुकी मैं आपको, हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3rd। देन यहाँ पर देखिए 4th वाला, ऑन द मोलर स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इन नॉन पोलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बायोमोलिक्यूल। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है कि ये आप समझ लेना कि नॉन पोलर इन्वायरमेंट में सोल्ट ब्रिज जो होता है वो हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बचता है आपका, इसमें देखो, इसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़े, कुछ वीक बॉन्ड पढ़े। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है इसमें हम लोगों ने आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक 3 पढ़े। कोवेलेंट पढ़ा, आयोनिक पढ़ा, मेटालिक पढ़ा। ठीक है। फिर वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, वंडरवॉल और डायपोल, ये पढ़े है ना। अब इनका एनर्जी देखते हैं कि इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है आपका वो कोवेलेंट का होता है, फिर आयोनिक का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फिर मेटालिक का, फिर हाइड्रोजन का, फिर डायपोल का, फिर सबसे कम होता है वंडरवॉल का। इसको याद कैसे करोगे, इसके इलेक्ट्रिक आप याद कर लेना। यहां है देखो, C I M H D, CIM HDV, HDV, CIM है ना, सिम क्या है, HD है, सिम HD वाली, बस ऐसे याद कर लेना, सिम HD वाली। ठीक है, सिम HD वाली। ठीक है। ऐसे हो सकता है याद, सिम HD वाली। क्लियर है। तो ऐसे याद कर लेना, कोवेलेंट, आयोनिक, मेटालिक, हाइड्रोजन, डायपोल, वंडरवॉल। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, कोवेलेंट की, सिम HD वाली। सबसे ज्यादा कोवेलेंट
कोवलेंट की, फिर आयोनिक की, फिर मेटालिक की, फिर हाइड्रोजन, फिर डायपोल, फिर वंडरबॉल। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आप इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर याद करना है एनर्जी इन किलो कैलोरी। एनर्जी किस में देखोगे? एनर्जी देखोगे आप किलो कैलोरी में। तो कोवलेंट की कितनी होती है? 80, आयोनिक की होती है 40, मेटालिक की होती है 40, हाइड्रोजन की होगी 3, डायपोल की 1, वंडरवॉल की 0.5। इसको कैसे याद रखोगे? इसको देखो, कोवलेंट की कितनी? 80, 80 याद कर लेना, 80 का हाफ 40, फिर 40, ठीक है। सिम, फिर क्या था? एच डी वाली, है ना। तो ये तो तीनों हो गए अपने, कौन से? तीनों कोवलेंट है। फिर हाइड्रोजन डायपोल वंडरवॉल, ये क्या है? हाइड्रोजन डायपोल वंडरवॉल, ये वीक है। तो यहाँ पर वीक में आप जैसे हाइड्रोजन क्या होता है? H2 लिखते हो ना, H2 से यहाँ पे 3 याद कर लेना, 3, ठीक है। 3 से फिर क्या होगा? 1, 1 से क्या होगा? इसका आधा 0.5, ठीक है। आधा 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 याद करना है बस। देखो 80 है, 80 का आधा 40, फिर यहाँ पर भी 40, फिर 3 है, 3 का आधा आपका 1.5 होता है, हमने 1 लिख लिया, 1 का आधा 0.5 होता है। तो फिर सिम एच डी वाली, क्लियर है। ये आपने किस में ध्यान किया? एनर्जी याद किया आपने किलो कैलोरी में, सी से, ठीक है। अब इसको कैसे ध्यान रखोगे? कैलोरी में कौन सी जाएगी? तो कैलोरी में ऐसे याद कर लेना, जैसे सी ऐसे है, एक और सी इधर बनाया, एक और सी इधर बनाया, एक और सी, 4 सी जुड़ गए, है ना। जहां पर सी जुड़ रहे हैं यानी कि 80 से स्टार्ट हो रहा है वहां पर, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर इस किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो अप्रोक्स 4.13, अप्रोक्स कुछ इतना मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो हम ओवरऑल 5 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप किलो कैलोरी को किलो जूल में कन्वर्ट करते हो तो 80 किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, 8 पंच 40, है ना, 8 5 जा 40, तो 400 किलो जूल। फिर 40 को मल्टीप्लाई करो 5 से, वेट फॉर अ सेकेंड, इधर 200 आएगा, ये 200 आएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 5 से 200, फिर 5 से मल्टीप्लाई 15, फिर 5 से मल्टीप्लाई 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2.5 अप्रोक्स नियर टू 3, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। एक बार और याद करवाऊं, देखिए अब बिल्कुल सोचो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? CIMHDV, सिम एचडी वाली, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? किलो कैलोरी, कैलोरी में सी आ रहा है तो सी 80, 80 से स्टार्ट होगा, 80, फिर इसका आधा 40, फिर 40 पे खत्म कर दिया। फिर इसमें H2 होता है तो 2 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 का आधा होता है 1.5, हमने सोचा 1.5 क्यों लिखे, 1 लिखे क्योंकि पॉइंट हम चीजें नहीं लिखेंगे, और 1 का फिर आधा तो 0.5 होता है तो इसको भी 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 तो हम लोग ने डायपोल में लिख दिया, ठीक है। फिर किलो जूल, जूल को कैसे करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंच 40, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 200, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 200, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2.5, दैट इज नियर टू 3। क्लियर है? क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बॉन्ड विद देयर एप्रोप्रिएट एनर्जी। ए में लिखा गया हाइड्रोजन, फिर वंडरवॉल, फिर कोवेलेंट, फिर आयोनिक। ट्रिक क्या पड़ी थी? CIM, ये कैलोरी, कैलोरी में यहाँ दी गई है। तो सिम की सी की क्या थी? 80, फिर 40, फिर 40, है ना। तो सी की देखो यहाँ कोवेलेंट दिया गया है थर्ड वाले ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर। तो सी का किससे मैच कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड 80 देखो थर्ड से ही मैच कर रहा है। तो यहाँ पर सी का थर्ड, यहाँ पर सी का सेकंड दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकंड में दिया गया सी का थर्ड, और फोर्थ में दिया गया सी का थर्ड। तो या तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा या तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों में सी का थर्ड दिया गया है। इसमें सी का थर्ड दिया गया, इसमें सी का थर्ड दिया गया। फिर CI है ना, CIM 80 40 40, तो आयोनिक का कितना है? 40। तो आयोनिक का देखिए डी का 40 जा रहा है सेकंड के साथ, डी का सेकंड देखो, सेकंड वाले में तो फोर्थ है, थर्ड वाले में सही है ना, फोर्थ वाले में सही है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए कि अगर यहाँ आपको स्टेबिलिटी पता करनी है गैसेस की वाटर में, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2S की, फिर अमोनिया, अमोनिया के बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अमोनिया, NH3,
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, NN2। लास्ट में 1 लेटर वाले और स्टार्टिंग में 3 लेटर वाले, NH3, SO2, CO2, ऐसे याद कर सकते हो, SO2, CO2, O2 और फिर नाइट्रोजन। ठीक है, N से स्टार्ट हुआ, N पे ही खत्म हुआ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, द solubility of gases in water depend on their interaction with water molecule for gases। क्या था, अमोनिया से स्टार्ट हुआ, फिर SO2, O2, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन पे खत्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया अमोनिया का सबसे ज्यादा होता है, करेक्ट है। फिर ऑक्सीजन का, नो, ऑक्सीजन तो देखो कितना लास्ट में आ रहा है, गलत। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होता है, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा, अच्छा ठीक है। फिर ऑक्सीजन, फिर अमोनिया, नहीं, अमोनिया का सल्फर डाइऑक्साइड से भी ज्यादा होता है। लास्ट में देखिए अमोनिया का सबसे ज्यादा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए 1 2 3 4 5 पढ़ा कितना हमने, केवल 2 स्लाइड का, ये पढ़ा है और ये पढ़ा है। क्वेश्चन देखिए कितने लगा लिए, 3 3 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, समझ आ गया चीजें। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको 400 दिया गया था, 400 किलो जूल, और पूछा गया था कि कौन सा बॉन्ड होगा जिसमें आपको कोवलेंट था और बाकी 3 थे, तो कोवलेंट जाता वहां पर, है ना। रिवाइज करवाऊं एक बार और, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आपके 2 तरीके के होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका आएगा CIM, कोवलेंट आयोनिक मेटालिक, ठीक है, इतने याद रख लेना। और वीक बॉन्ड में कौन सा आएगा, हाइड्रोजन, CIMHD वाली, हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक HD, डायपोल वंडरवॉल। वंडरवॉल क्या होता है, वंडरवॉल जो होता है डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, जो नियर बाय अगर होंगे तो अनचार्ज एटम रेपेल होगा, दूर होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.9 हो या उससे ज्यादा हो, जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के केस में होगा। फ्लोरीन का 4 होता है, फिर ऑक्सीजन का उससे 0.5 कम होगा, यानी कि 3.5 होगा, और फिर नाइट्रोजन का 3.5 से 0.5 कम होगा, यानी 3 होगा, और हाइड्रोजन का 2.1। फिर हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रेंथ याद की, सिम HD वाली, जिसमें कि हम लोगों ने 80 से स्टार्ट किया, 80 40 40 3 1 0.5, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सोलबिलिटी गैसेस कैसे पता करी, NH3, SO2, CO2, O2, N2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस। मैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स में जो इंपॉर्टेंट मैं वही करवाऊंगी। मैं आपको मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर, डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर नहीं करवाने वाली अभी मैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट हम वही करेंगे, बिकॉज दिस इज अ वन शॉर्ट वीडियो, नॉट अ डिटेल्ड लेक्चर, राइट। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन, यहाँ पर देखो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो आपकी एरोबिकली भी होती है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अनएरोबिकली भी होती है। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो है लास्ट में पाइरुवेट बनता है ग्लूकोज से, राइट। आपका लास्ट में क्या बनता है, चाहे एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो, लास्ट में पाइरुवेट बनेगा, दोनों में ही। लेकिन जो पाइरुवेट आपका बनेगा ग्लाइकोलिसिस एरोबिक वाले में, वो पाइरुवेट आगे चल के क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा, क्रैब साइकिल में। लेकिन जो पाइरुवेट आपका बनेगा वो अनएरोबिक कंडीशन में क्या करता है, अनएरोबिक कंडीशन में वो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बना देगा। क्लियर है, ये देख सकते हो, ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट अनएरोबिक में क्या करता है, लैक्टेट बनाता है, और एरोबिक में क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम, फिर क्रैब साइकिल में एंटर करता है। ठीक है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस पूरी लिखी गई है। ग्लाइकोलिसिस सबको आती होगी इतना तो। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइको यानी ग्लूकोज का, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन की होते हैं जो ब्रेक हो जाती है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, फिर यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर क्या याद रख सकते हो आप, ग्लाइकोलिसिस को याद करने का आई डोंट थिंक सो कि कोई ट्रिक होती भी होगी। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। किस में ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पहले ग्लूकोज टूटेगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करती है और एटीपी यहाँ लॉस होती है। स्टार्टिंग में देखो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस क्या, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एटीपी यूज हो रही है। ठीक है,
उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनता है, फिर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड पायरुवेट, फाइनली ये बनता है। अब मैं आपको ये नहीं बोलने वाली कि आप इसको याद करो, ठीक है, अभी इतना टाइम है नहीं इसको याद करोगे, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताती हूँ आपको याद क्या करना है। जो चीज आपको याद करनी है वो क्या है कि जब आपका ग्लाइकोलिसिस होता है तो ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर आप अगर देखो स्टार्टिंग में दो जगह आपका एटीपी यूज हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते वक्त और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट बनते वक्त, और है ना, फिर उसके बाद में पहला कहाँ बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट में। इतनी चीज क्लियर है आपको, कंपैरिजन यहाँ याद रखना है। ये तो ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने देखा नॉर्मली, आरबीसी में क्या होता है ना, आरबीसी में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर 1,3, ये देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है ना, 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पर एटीपी आपकी बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ये 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट से 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और फिर ये यहाँ पर फॉस्फेनल पायरुवेट वाले पाथवे में चला जाएगा। तो ये जो एटीपी यहाँ बननी थी ना, ये वाली जो एटीपी यहाँ बननी थी, ये एटीपी को इसने बाईपास कर दिया। क्या कर दिया, एटीपी बाईपास हो गई। तो ये देख सकते हो इन इराथ्रोसाइट, ये ऑप्शन नंबर 4 देखिए इस वाले क्वेश्चन का, इराथ्रोसाइट द सेकंड साइट इन ग्लाइकोलिसिस फॉर एटीपी जनरेशन कैन बी बाईपास, कि जहां एटीपी बननी थी वो जगह बाईपास कर दी गई, वहां पर एटीपी बनी नहीं क्योंकि साइड क्रॉस पाथवे ले लिया जहां पर 2,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट से फिर सीधा फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये 2019 और 20 में भी पूछा जा चुका है 2 मार्क्स में कि एटीपी बाईपास कैसे हो रही थी, क्योंकि 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट से 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनने की वजह से जब यहाँ पर एटीपी बननी थी वो स्टेप को यहाँ पर क्या कर दिया गया, आरबीसी ने बाईपास कर दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके के पूछे जाते हैं इस वाले एरिया से। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये एंजाइम्स याद करने हैं और इनहिबिटर याद करने हैं, इससे क्वेश्चन है। देखो, द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय पायरुवेट काइनेज, कि ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम कोई काम ही नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, पायरुवेट है, काइनेज लास्ट में है ना, क्यों नहीं रेगुलेट होगा, सारे एंजाइम रेगुलेट करें। देखो मोस्टली रेगुलेट ये एंजाइम करते हैं, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, पायरुवेट काइनेज, ये सारे एंजाइम रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर चाहे हेक्सोकाइनेज हो गया, चाहे यहाँ पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया, चाहे यहाँ पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, चाहे यहाँ पर पायरुवेट काइनेज हो गया, सारे रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया कट। लैक्टेट कैन बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बिल्कुल पायरुवेट से लैक्टेट बन सकता है अनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन अनाएरोबिकली, क्यों नहीं कर सकती, दोनों तरीके से कर सकती है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी और डी, दैट इज योर ऑप्शन सेकंड करेक्ट। लेकिन हमने इनकरेक्ट पूछा तो आपका ए और सी इनकरेक्ट होगा, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है ना आप सभी को? अब मुझे पता तो है नहीं कि आप लोग को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं क्लियर होगा तो मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में कि मैम ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। आगे देखो, व्हाट आर ए बी सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी ये कौन सा चल रहा है यहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस। लास्ट में क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस में, पायरुवेट। तो यहाँ पर पायरुवेट जो है सेकंड बी वाले एरिया में, तो बी में देखिए केवल यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में पायरुवेट दिया गया बी वाले पोर्शन में। आगे देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कौन से उसमें बनता है पाथवे में, तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में बनता है। किसमें बनता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में। एक तो आपको ये यहाँ पर काम आ गया कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फाइनली यहाँ बनता है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन यहाँ बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। दूसरा देखिए ग्लाइकोजन का यहाँ पर साथ में करवा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको, कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जब होता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फाइनली आपका ग्लाइकोजन बनता है। क्लियर है, छोटी छोटी बातें बिल्कुल एक बार देखोगे ना आप पीपीटी को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट आता है आपका, ये आपको याद करना पड़ेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका इनहिबिटर होता है। और जनरली एक चीज याद रखिएगा,
एटीपी जनरली इनहिबिटर होगी सब में। एटीपी क्या होगी? इनहिबिटर, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में क्या बनाना है? हमें एटीपी बनाना है। अगर आपकी एटीपी बनी बनाई है तो वो तो इनहिबिट ही करेगी ना। अभी मैं जैसे आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में आपके पास खाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना भरपूर मात्रा में प्लेट भर के खा लिया, ये खाना मान लो एटीपी है। अब अगर और कोई खाना देगा आपको तो आप क्या बोलोगे? ना 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 ना, अब मेरा पेट भर गया। तो एटीपी मान लो बहुत ज्यादा है, तो एटीपी फिर क्या बोलेगी? बंद करो ग्लाइकोलिसिस को, नहीं चाहिए। तो यानी कि एटीपी यहाँ पर इनहिबिटर होगी, लेकिन अगर एटीपी है नहीं, एएमपी एडीपी, ये क्या करेंगे? ये एक्टिवेटर होंगे जनरली। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। क्लियर है? तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम का जो इनहिबिटर है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? हेक्सोकाइनेज, HK। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से क्या बना? प्रोडक्ट। कौन से एंजाइम ने हेल्प करी? हेक्सोकाइनेज ने। प्रोडक्ट जो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है? वो एंजाइम को बोलता है अब तू काम बंद कर, अब मैं बन गया। तो यानी प्रोडक्ट क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट कौन करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? हेक्सोकाइनेज को आप ग्लूकोकाइनेज भी कह देते हो। देन यहां पर है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट कौन करता है? मैंने अभी बताया एटीपी इनहिबिटर होता है, तो एटीपी इनहिबिट करेगा। इसके अलावा सिट्रेट और ग्लूकोगोन इनहिबिट करते हैं। कौन? सिट्रेट और ग्लूकोगोन। फोस्फोफ्रक्टोज 2 को इनहिबिट करता है ग्लूकोगोन। और पायरुवेट काइनेज जो है इसको इनहिबिट करता है आपका एटीपी, करेगा इनहिबिट, साथ में एलेनिन करता है। एक्स्ट्रा कौन सा ध्यान रखना है कि पायरुवेट काइनेज को एलेनिन इनहिबिट कर रहा है। हेक्सोकाइनेज का तो याद रह जाएगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर देता है। एटीपी आपको याद रह जाएगा कि एटीपी इनहिबिटर ही है। तो पायरुवेट काइनेज में याद रखना, काइनेज, INA, तीनों शब्द आ रहे हैं ना, तो एलेनिन में तीनों शब्द हैं। ANI है यहाँ लास्ट में, ये ANI देखो, तो एलेनिन इस तरीके से याद कर लेना। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या है? फोस्फोफ्रक्टो। ये फ्रक्टो कुछ कुछ आपको सिट्रेट से नहीं जुड़ा हुआ दिख रहा। सिट्रिक एसिड फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट से फ्रक्टो है ना, सिट्रिक एसिड फ्रूट्स। तो यानी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को कौन इनहिबिट कर रहा है? सिट्रेट एंड ग्लूकोगोन। क्लियर है? ऐसे आप याद रख सकते हो, ये इनहिबिटर है। उसके बाद में यहां पर एक्टिवेटर देखिए, एक्टिवेटर कौन कौन से हैं। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का एक्टिवेटर कौन है? एएमपी। एएमपी और एडीपी मैंने कहा जनरली एक्टिवेटर रहेंगे, तो ये एक्टिवेटर है। इसके अलावा कौन एक्टिवेटर है? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। क्यों? ये देखो, वेट, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है। इसके अलावा यहाँ पर पाइरुवेट काइनेज का एक्टिवेटर कौन है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये याद रखिएगा। जहां पर देखिए फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होना चाहिए था जनरली, क्योंकि 1 के बारे में बात हो रही है, लेकिन कौन है? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है। और पाइरुवेट काइनेज का एक्टिवेटर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्लियर है? एक दो बार टेबल देखोगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटर है। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का फ्रक्टो यानी सिट्रेट और ग्लूकोगोन ये इसके इनहिबिटर है। पाइरुवेट काइनेज आइनेज यानी एलेनिन एटीपी इसके इनहिबिटर है। एक्टिवेटर कौन है? एएमपी और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1,6 बिसफॉस्फेट। और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का कौन है? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेटर। ठीक है। What is the effect of sudden increase in the level of ATP and citrate on erythrocyte undergoing glycolysis? ATP क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और सिट्रेट क्या करते हैं? सिट्रेट सिट्रिक एसिड फ्रूट्स यानी फ्रक्टो यानी फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को इनहिबिट करता है ये। ठीक है, तो एटीपी जनरली इनहिबिटरी होता है, तो इट इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट है कि एटीपी जो है इसका इनहिबिटर है। एटीपी मैंने कहा इनहिबिटर रहेगा, ठीक है, तो एटीपी इनहिबिटर है, तो ए करेक्ट हो गया। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेटर है, बिल्कुल एक्टिवेटर है। एडीपी इसका इनहिबिटर नहीं, एडीपी एएमपी एक्टिवेटर है। एडीपी एएमपी बोलते हैं कि एटीपी, देखो एटीपी बहुत ज्यादा है, फिर हम ग्लाइकोलिसिस नहीं करवाएंगे।
अब एडीपी नहीं, एडीपी और एएमपी है, तो हम बोलेंगे हमारे पास तो एटीपी ना है, तो एडीपी और एएमपी एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है। एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ प्रोटीन काइनेज, कि एलेनिन इनहिबिट करता है प्रोटीन काइनेज को, बिल्कुल करता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि एलेनिन इनहिबिट करता है प्रोटीन काइनेज को, एडीपी इनहिबिट नहीं करता, एक्टिवेट करता है, तो ए बी डी दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए जब आपका ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तो ये पायरुवेट क्या करता है, ये पायरुवेट एरोबिक प्रोसेस से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में फिर ये क्रैब साइकिल में जाएगा और क्रैब साइकिल में आपका सिट्रेट बनता है, ठीक है। सॉरी क्रैब साइकिल में क्या होगा, क्रैब साइकिल में आपका लास्ट में ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, तो यहां पर देखिए ऑक्सैलो एसीटेट आपका कितने का होता है, 4 कार्बन का है ना, और एसिटाइल कोएंजाइम में होता है आपका 2 कार्बन का, तो ये 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर 6 कार्बन का सिट्रेट बना देते हैं, तो ऐसे आपका साइकिल स्टार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में से। अच्छा ये तो एक्स्ट्रा बात रही, अभी के लिए क्या याद रखिएगा, देखो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट, पायरुवेट जो है ये एरोबिक एनारोबिक दोनों तरीके से काम कर सकता है, अगर एरोबिकली काम करेगा तो ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और क्रैब साइकिल में एंटर मारेगा, अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो ये लैक्टिक एसिड बना देगा, इतनी बात रही। इसके बाद में और क्या याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहला जो एंजाइम होता है हमारा हेक्सोकाइनेज, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करता है, फिर आता है पायरुवेट काइनेज सबसे लास्ट वाला, इसको कौन इनहिबिट करता है, एटीपी और एलेनिन, और एक्टिवेट कौन करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसके अलावा एडीपी। इसके अलावा एक एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, फ्रक्टो यानी सिट्रेट और ग्लूकोगोन जो है, ग्लूकोगोन और एटीपी को इनहिबिट करते हैं और एक्टिवेट कौन करता है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट और एएमपी या एडीपी, ये इसको एक्टिवेट करते हैं। इतनी बात हम लोगों ने पढ़ी अब तक। इसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो एरोबिक प्रोसेस में ये पायरुवेट क्या करता है, ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्प करता है एंजाइम वो आपका पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है। पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है आपका पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने में हेल्प करेगा, लेकिन पायरुवेट डीहाइड्रोजन एंजाइम दिखता कैसा है, जैसे आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ना, नाइट्रोजनेज एंजाइम दो चीजों से, 2 यूनिट से मिलके बनता है, तो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कुछ इस तरीके का दिखता है आपका, मोटू सा आपका पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, जैसे 3 वर्ड है ना पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, वैसे 3 यूनिट है यहाँ पर। देखो एक किसके पास होता है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, इसके अलावा डाईहाइड्रोलिपोइल, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजनेज, ये यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे ये तीनों कॉम्प्लेक्स मिलके फिर एक एंजाइम बनाता है आपकी पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज, जो कि आपकी पायरुवेट को कन्वर्ट करेगी एसिटाइल कोएंजाइम में। कौन से एंजाइम, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, लेकिन पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इन 3 एंजाइम के कॉम्प्लेक्स से मिलके बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज है, बिल्कुल है, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसफेरेज बिल्कुल है, ट्रांसएस्टाइलेज कह लो या ट्रांसफेरेज कह लो, इसके अलावा डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजनेज भी है, ऑक्सीडेज नहीं है, देखो यहाँ पर देखो डिकार्बोक्सिलेज है, ट्रांसफेरेज है, डीहाइड्रोजनेज है, ऑक्सीडेज तो कहीं भी नहीं है ना। बात समझ में आई आपको कुछ कुछ, कि पायरुवेट जो है ना ये जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो यहां पर पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करती है। पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है, ये 3 एंजाइम के कॉम्प्लेक्स से मिलके बनती है, एक है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, एक है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसफेरेज, एक है डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजनेज, इन 3 से मिलके आपके पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बनती है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है इनमें से किससे मिलके नहीं बनती, तो ऑक्सीडेज नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं।
अब थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ मैं आपको कि जो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पर देखिए, इस मैंने कहा 3 एंजाइम यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनेगी, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। तो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करती है, यहाँ पर पायरुवेट को ये देखिए यहाँ पर बस मेन फैक्टर याद कर लेना, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज में थाइमिन पायरोफॉस्फेट ये इन्वॉल्व होता है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी इसको बोलते हैं, टीपीपी। और डाइहाइड्रोलिपोइल, लिपोइल है तो लिपोइक एसिड इन्वॉल्व होता है, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज है तो डिहाइड्रोजनेज का लेना देना एफएडी एनएडी इनसे होता है। रुको मैं एक ब्लैंक पेज लेके फिर समझाती हूँ आपको। यहाँ देखिए, वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड। Wait for a second. देखिए, जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, अब मैं बिल्कुल एक इस स्लाइड पे सारी चीजें कवर कर रही हूँ। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ये पायरुवेट जो है अगर अनएरोबिक है तो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, अगर एरोबिक है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होता। पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट होता है, दैट इज योर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम कुछ ऐसे दिखती है, ये एंजाइम कुछ ऐसे दिखती है, ये होता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना डिकार्बोक्सिलेज में आपको टीपीपी, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, थाइमिन पायरोफॉस्फेट। मैं पूरा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं समझा रही, जो मेन में है वो याद रखेगा। फिर यहां पर है डाइहाइड्रो लिपोइल, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। लिपोइल है तो यह याद रखिएगा लिपोइक एसिड। लास्ट में है डाइहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजनेज। और आप ज्यादातर आपने देखा होगा जहां डिहाइड्रोजनेज टर्म आ जाता है ना, वह एनएडीएच या एफएडीएच के बारे में बात होती है, तो यहाँ पर एफएडी याद रखिएगा। बस आपकी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कुछ ऐसी दिखती है। फिर आगे क्या होता है ना, ये एसिटाइल कोएंजाइम में आपकी क्रैब साइकिल में जाती है। क्रैब साइकिल में कैसे जाएगी एसिटाइल कोएंजाइम में, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम अब बन गई ना, तो आपका क्या होता है ना, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कौन, उसके मैट्रिक्स में कौन होता है, उसके मैट्रिक्स में होता है ऑक्सैलोएसिटेट, जो कि 4 कार्बन का होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में आपकी 2 कार्बन की होती है, तो ये दोनों 4 कार्बन और 2 कार्बन मिले कितने बन गए, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का यहाँ सिट्रेट बन जाता है, और ये सिट्रेट जैसे ही 6 कार्बन का बनता है तो यहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज योर क्रैब साइकिल, जिसको आप टीसीए साइकिल भी बोलते हो। क्या बोलते हो, टीसीए साइकिल जिसको बोलते हो। ठीक है, फिर इधर से जो NADH वगैरह निकलेंगे, जो NADH FADH निकलेंगे यहाँ से स्क्रैप साइकिल में से, वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। तो यानी कि सारे कनेक्टेड हैं, ग्लाइकोलिसिस से क्रैब साइकिल का प्रोडक्ट जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, द कोएंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुवेट आर। तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका थाइमिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, एफएडी तीनों उसमें होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। इसको मैं हटा देती हूँ या फिर रहने देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, एसिटाइल कोएंजाइम है, फिर ऑक्सैलोएसिटेट से मिलती है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके, और ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये आपका 2 कार्बन का होता है, ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन का होता है, तो एज अ रिजल्ट ये 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड आपका कुछ ऐसा होता है दिखने में, ये वाला देखो, सिट्रेट आपका कुछ ऐसा होता है दिखने में 6 कार्बन का, देखो
सबसे ऊपर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक, 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं ना, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे याद रखोगे, एक देखो, एक सबसे ऊपर है, एक सबसे नीचे है, और एक बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, इस तरीके से याद कर लेना है ना, और वो भी इधर के साइड। क्लियर, CHCOO। ठीक है, इतनी बात। तो 6 कार्बन का ये बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ओनली इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड नॉट साइटोप्लाज्म। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपकी ग्लाइकोलिसिस है ना, वो आपकी वेट, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कैसे प्रोसेस चलती है। ये लेट सपोज आपकी सेल है, ये आपका लेट सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये मत बोलना मैम कैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ मैं, ये है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर वाली मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये आपकी बीच की है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच, तो इसको इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी इंटर यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, और सबसे अंदर जो होता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये आपका मान लो ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल इसको कह लो, या साइटोप्लाज्म कह लो, एक ही बात है। तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में अब मैं केवल एरोबिक कैसे चलती है वो बता रही हूँ। ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से आपका बना पाइरुवेट, पाइरुवेट से आपका बना एसिटाइल कोएंजाइम, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम में जो होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 3 से मिलके बनता है। कौन से 3 होते हैं यहाँ पर आपका होता है पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, एक होगा आपका डाइहाइड्रोलिपोइल, लिपोइल के बाद में क्या था ट्रांसफिरेज या ट्रांस एसिटाइलेज, और एक होता है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। तो डिहाइड्रोजनेज में आपने याद करना था FAD, और डिकार्बोक्सिलेज में याद करना था TPP, और बीच में लिपोइक एसिड, है ना। ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है। ये आपका मैट्रिक्स में क्या होता है ऑक्सैलोएसिटेट, जो कि आपका 4 कार्बन का होता है, और आपका एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि आपका 2 कार्बन का होता है, ये मिल के आपका 6 कार्बन का सिट्रेट बनाते हैं, जो कि आपका COO-, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH, और यहाँ पर बीचों बीच COO- होता है, फिर CH2 और फिर COO-। इस तरीके से 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आप देखो 1 2 3, तो TCA साइकिल यहाँ से रन होती है। अब इस TCA साइकिल में आप देखोगे कि सिट्रेट से क्या बनता है आइसोसिट्रेट, और वहां पर जगह जगह आप देखोगे NADH बन रहा है, ठीक है, फिर वहां देखोगे FADH बन रहा है। तो इनसे फिर आपकी यहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाती है, मैट्रिक्स के अंदर ही, मैट्रिक्स के अंदर ही होती है, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने अंदर नहीं बनाया। तो मैट्रिक्स के अंदर इस वाले एरिया में ही आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो दिखाती हूँ मैं आपको यहीं पर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका ऑक्सैलोएसिटेट बना, और एसिटाइल कोएंजाइम A था, और यहाँ पर फिर आपका सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड से फिर पूरा साइकिल यहाँ चलेगा, यहाँ पर आइसोसिट्रेट बनेगा, फिर आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनेगा, फिर सक्सिनेट बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा, है ना। ये सिंपल से नाम है जो कि आपने याद करने हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर NADH निकल रहा है, यहाँ NADH निकल रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका FADH। फिर क्या होता है ना, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये पंप होते हैं कहाँ पर स्पेस में, ये पूछा गया है कि प्रोटॉन पंप कहाँ होता है, इधर की तरफ आएगा, और लास्ट में आपका ATP बनता है। तो पूरा प्रोसेस आपका चलता है। तो क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपकी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, साइटोप्लाज्म में नहीं चलेगा। तो ग्लाइकोलिसिस आपके साइटोप्लाज्म में चलती है, तो तीनों ऑप्शंस में ग्लाइकोलिसिस है, क्योंकि ये बोले कि साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस है जो नहीं होता, तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है।
आगे देखिए द सिट्रिक एसिड साइकिल इन रेस्पिरेशन यील्ड। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, सिट्रिक एसिड से आपका बनता है आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से जब आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है तो यहाँ पर NADH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से जब सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है तो यहाँ पर NADH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। सक्सिनिल कोएंजाइम में से जब सक्सिनेट बनता है तो ATP रिलीज होती है, कई जगह इसको GTP लिखा जाता है। सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बनता है तो FADH2 रिलीज होता है। फिर फ्यूमेरेट से मैलेट और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो ये पूछ रहे हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने यहाँ पर यील्ड होंगे। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में याद रखेगा 3 जगह NADH निकल रहा है। ये देखो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम में जब बन रहा है, और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट जब बन रहा है। इसके अलावा जब सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है तो ATP कह लो या GTP कह लो, एक GTP बन रही है, और सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बन रहा है तो एक FADH2 निकल रहा है। सिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। एक बार लिख के देखोगे ना आराम से हो जाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट है आपका 4 कार्बन का, एसिटाइल कोएंजाइम में आपकी 2 कार्बन की, इधर से 6 कार्बन का सिट्रेट बना। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट का मतलब क्या है, आइसोमर ही है ये सिट्रेट का, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, CO- CH2 सिट्रेट का, CH COO-, फिर यहाँ CH2 और फिर CO-। आइसोसिट्रेट में क्या होगा ना, COO-, CH2 और ये कार्बन के साथ इधर की तरफ आपका CO- आ जाएगा, बस। आइसोसिट्रेट में बस ये होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, आइसोमर होता है ये आपका सिट्रेट का। आइसोसिट्रेट से कौन बना, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है आगे चल के सक्सिनिल कोएंजाइम में, ठीक है। तो यहां पर NADH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, यहां पर भी NADH और कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट वाले स्टेप में भी NADH। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये सक्सेस हासिल करेगा सक्सिनेट, क्योंकि थोड़ा ही तो सक्सेस हासिल किया है, सक्सिनिल से सक्सिनेट ही बना है, तो यहाँ पर NADH वगैरह नहीं निकलेगा, यहाँ ATP निकलेगा। इसको कई जगह GTP भी लिख दिया है, ठीक है। फिर सक्सिनिल से फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट से फिर फ्यूमेरेट से याद आ जाएगा आपको FADH, और फिर ये मैलेट। ये आपका क्रैब साइकिल छोटू सा है ना, तो याद भी हो जाएगा। अब तो 3 जगह NADH, एक FADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक GTP। फिर एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन TCA साइकिल, तो एक GTP, 3 NADH, एक FADH2, एक FADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पर इंडिकेट द नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन का ना केवल ऑक्सैलो एसीटेट होता है आपका सिट्रिक एसिड में, बाकी 6 या 5 कार्बन के दिखेंगे आपको, ठीक है। और तो यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट देखिए, डी ऑप्शन में ऑक्सैलो एसीटेट इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पर देखो बी ऑप्शन, देखो यहाँ पर बी एक में आइसोसिट्रेट है, एक में सिट्रेट है। तो मैंने बताया इस तरीके से आपका सिट्रेट होता है जब CO का पोजीशन जो है तो आपका क्या होगा, आपका बी वाला होगा सिट्रेट। सिट्रेट से फिर आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट में क्या होता है, आइसोसिट्रेट में ना हाँ आइसोसिट्रेट में देखिए ये जो CHOH नीचे था ना, नीचे की तरफ जो था ये ऊपर की तरफ चला गया, बस थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो आपका ए वाला आइसोसिट्रेट होगा, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपका 5 कार्बन का होता है। क्यों, मैंने अभी बताया ना यहाँ पर कि आपका आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ये 6 कार्बन का है, एक CO निकल गया, एक कार्बन निकल गया, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपका 5 कार्बन का रह गया, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ही है ये भी, इसके A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बोला गया प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज जनरेटेड। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो H पॉजिटिव होता है ना वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है ना, अभी मैंने डायग्राम से आपको समझाया था। कपलिंग ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अचीव्ड बाय ऑफ द फॉलोइंग। कपलिंग देखो, एक तो Q करवाता है, एक साइटोक्रोम C करवाता है, कपलिंग है ना, कॉम्प्लेक्स को जोड़ता है। Q को आप यूबिक्विनोन बोलते हो, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा।
आगे ये इनहिबिटर हैं जो आपको याद करने हैं। Match the chemical agent that interfere in oxidative phosphorylation process with the respective mode of action. एंटीमाइसिन ए, तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखो कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट कौन करता है, तो यहाँ पर ये वाला टेबल याद कर लेना, जो ये टेबल दिया गया ना ये याद कर लीजिएगा बस। बाकी अगर किसी को और ज्यादा रट सकता हो तो वो ये नाम याद कर लेना जहां जहां इनहिबिटर लगे हुए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर है। बाकी ये टेबल याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए पियर्सिडिन, एमोबार्टिन, रोटियोनोन, ये कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट करते हैं और इनहिबिट करके क्या करते हैं, प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एफईएस सेंटर टू यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है, इसमें एंटीमाइसिन और डायमर कार्पोल आता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1। और ये फोर्थ वाला एज इट इज ये टेबल इधर उठा के दे दी गई है और आपको केवल मैच करना है। तो आपका रोटिनोन कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट करता है, प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एफईएस सेंटर टू यूबिक्विनोन, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया थर्ड वाले में। एंटीमाइसिन ए आपका कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करता है एंड ब्लॉक ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू C1, तो ब्लॉक ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू C1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रैक्टिकल क्लासेस वाज गोइंग ऑन वेयर द स्टूडेंट वर डेमोन्स्ट्रेटिंग एटीपी सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या, जो बस ये याद कर लेना डाइनाइट्रोफिनोल जो होता है ये अनकपलर के जैसा काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हैं। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपका, डीएनए और आरएनए, है ना। सो यहाँ पर डीएनए में आपको पता है कि जो आपका एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड पेयर करता है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर होता है थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर होता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ में, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है डीनेचुरेशन प्रोफाइल ऑफ डीएनए आर शोन बिलो। एक तरफ यहाँ परसेंटेज ऑफ डीनेचुरेशन दिया गया है, एक तरफ यहाँ पर टेम्परेचर या कह लो एनर्जी दिया गया है। अब एनर्जी जैसे यहाँ यहाँ ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी कंटेंट सबसे ज्यादा किस में लगता है, किस बॉन्ड को ब्रेक करने में लगता है, डीनेचर करने में किसको लगेगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बॉन्ड को, है ना। जिसमें कि सी में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, जैसे यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लग रही है, सी में, देन बी में, देन ए में। तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, दैट इज योर सिंपल थर्ड आंसर। जी प्लस सी कॉन्टेंट जो है उसमें सी वाला जो एरिया यहाँ पर ज्यादा एनर्जी है, देन बी में, देन ए में, ग्राफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन विच फॉर्म ऑफ डीएनए द नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न इज 10.5। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो टेबल है ना ये आपको घोल के पी जाना है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 3 तरीके का डीएनए हम पढ़ते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। और जब कुछ नहीं दिया होता तो हम बी फॉर्म ऑफ डीएनए को कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर हेलिकल कैसा होता है, ए फॉर्म का राइट हैंडेड, बी फॉर्म का भी राइट हैंडेड और जेड फॉर्म का होता है लेफ्ट हैंडेड। डायामीटर की बात करें तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का डायामीटर होता है 26 आर्मस्ट्रॉन्ग, बी का होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग और जेड का होता है नियर बाय 18 आर्मस्ट्रॉन्ग। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न के बारे में बात करें तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का होता है 11 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है 11 बेस पेयर हैं, ये 11 बेस पेयर हैं। जैसे कि मान लो ए पेयर है टी के साथ, ए न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे 11 पेयर हैं। और अलग अलग बेस के बारे में बात करोगे तो बिल्कुल सेपरेट करो, तो 11 बेस पेयर हैं, जोड़े में है। तो अगर इंडिविजुअल बात करोगे तो 22 बेस, और पेयर में बात करोगे तो 11 बेस पेयर। क्लियर है। तो यहां पर दिया गया है 11 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, यानी जैसे इस तरीके से आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो यहां से लेके यहां तक 11 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, यानी कि जैसे ए टी के साथ फिर जी सी के साथ ऐसे 11 हैं पेयर में। अगर सिंगल बात करोगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो टोटल यहाँ 22 बेस पेयर होंगे, ठीक है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए में होते हैं 10.5 और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में होते हैं 12 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। हेलिकल राइज पर बेस पेयर अगर देखोगे आप
हेलिकल राइज का मतलब क्या है, जैसे कि पाथ लेंथ कह लो आप, तो ये एक हेलिकल है, तो इसका पाथ लेंथ कितना होता है, ठीक है, दैट इज। तो यहाँ पर ए फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए में होता है 2.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, बी फॉर्म में होता है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में होता है 3.7 आर्मस्ट्रॉन्ग। देन है बेस टिल्ट नॉर्मल टू द हेलिकल एक्सिस, इधर होता है 20 डिग्री, बी फॉर्म में होता है 6 डिग्री टिल्ट होता है और जेड फॉर्म में होता है 7 डिग्री। शुगर पकरिंग के बारे में बात करें तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए में C3 एंडो टाइप ऑफ शुगर पकरिंग देखने को मिलती है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए में C2 एंडो शुगर पकरिंग कॉन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में C2 एंडो फॉर पिरामिडिन, C3 एंडो फॉर प्यूरिन एंड C3 एंडो फॉर आरएनए। क्लियर है? यहां पर ये पॉइंट ऐड कर लेना, यहां पर C3 एंडो होती है आरएनए के केस में भी, ठीक है, शुगर पकड़े। ग्लाइकोसिल बॉन्ड कन्फर्मेशन के बारे में बात करें तो ए फॉर्म में होता है एंटी, बी वाला एंटी और जेड फॉर्म में होता है, अब आपको पता है कि आपका जो डीएनए है उसमें जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं, जिसमें से एडेनिन और ग्वानिन ये आपके प्यूरिन होते हैं और जो बचे आपके साइटोसिन और थायमिन या यूरेसिल कह लो आरएनए में, ये आपके पिरामिडिन होते हैं। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में पिरामिडिन के लिए एंटी कॉन्फॉर्मेशन रहता है और प्यूरिन के लिए सिन कॉन्फॉर्मेशन रहता है, किसका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। अगर मेजर ग्रुप के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया, जो एक क्वेश्चन यहाँ पर है। मेजर ग्रुप जो होता है वो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का नैरो होता है, मेजर ग्रुप ए फॉर्म ऑफ डीएनए का नैरो होता है और बी फॉर्म ऑफ डीएनए का होता है वाइड। और माइनर ग्रुप अपोजिट कर लो कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए का नैरो था मेजर ग्रुप, तो माइनर ग्रुप वाइड होगा, बी फॉर्म ऑफ डीएनए का मेजर ग्रुप वाइड था तो इसका नैरो हो जाएगा, ठीक है। सो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का जो मेजर ग्रुप है वो कैसा है, वो नैरो है, ठीक है। ट्रिक कैसे याद कर लेना, अमन मेजर ना, ठीक है, कि अमन के किसी कंपनी का मेजर हो सकता है, मतलब बड़ा अधिकारी कुछ हो सकता है ना, एन यानी ए फॉर्म ऑफ डीएनए का मेजर ग्रुप एन यानी नैरो होता है। तो बी फॉर्म ऑफ का क्या होगा, बी फॉर्म ऑफ जो डीएनए है उसका मेजर ग्रुप जो है वो इसके अपोजिट होगा, वाइड, ठीक है। बस एक याद कर लेना, अगर आपको ये पता चल गया ना ए फॉर्म ऑफ डीएनए का मेजर ग्रुप कैसा होता है, नैरो, तो बाकी सब याद कर लोगे कि इसका जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए इसका माइनर ग्रुप क्या होगा, वाइड। मेजर ग्रुप ए फॉर्म ऑफ डीएनए का नैरो है तो बी का होगा वाइड, और ए वाले का अगर माइनर है, माइनर जो ग्रुप है वो वाइड है, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए का होगा नैरो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक याद करना है बस। देखिए क्या क्या कंसेप्ट है यहाँ पर। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका शुगर पकरिंग, जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए इसकी C3 एंडो होती है और बी फॉर्म ऑफ डीएनए की होती है C2 एंडो। क्या होती है, C2 एंडो। तो ए की क्या होती है, C3। ऐसे याद, जो मैं जैसे मैं याद करती थी मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे ए बी, तो ये पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका होगा C2, ठीक है। तो ए बी में से एंड में ये आ रहा है तो C2 एंडो होगा इसका, ठीक है। और ये से पहले आने के बावजूद भी C1 ना करके C3 कर रहा है, इससे पीछे कर रहा है, ये भी एंडो, ठीक है। मैं तो ऐसे याद करती थी, बाकी क्योंकि इसमें C2 और C3 याद करना है, C1 तो कहीं है नहीं, तो A और B, तो B वाला जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ये हो गया C2 एंडो और A वाला बच गया फिर C3 एंडो, ठीक है। और जेड फॉर्म आपका रहता है, जेड फॉर्म में एक है पिरामिडीन, पिरामिडीन। तो पिरामिडीन देखिए कितना बड़ा सा है, लेकिन शुगर पकरिंग कैसी है, छोटे वाली 2 वाली। प्यूरिन देखिए छोटा सा है, शुगर पकरिंग बड़े वाले C3 एंडो, राइट। और आरएनए में कौन सी होती है आपकी, C2 एंडो, ठीक है। फिर यहाँ पर ग्लाइकोसिल बॉन्ड के बारे में बात करो तो ग्लाइकोसिल बॉन्ड ए में भी एंटी होता है, बी में भी एंटी होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कोई बीए पास आंटी है, ठीक है। मतलब जैसे मैं याद करती थी मैं वैसे बता रही हूँ कि ए और बी दोनों में ही एंटी है, ठीक है। और जेड फॉर्म में कैसे याद करोगे,
जेड फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपकी आंटी है वो प्यारी है, तो पिरामिडीन के लिए एंटी हो जाएगा और फिर सिन हो जाएगा आपका प्यूरिन के लिए, ऐसे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। ग्लाइकोसिल बॉन्ड करना पड़ेगा, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव याद करना पड़ेगा, और आपको बेस पेयर पर हेलिकल टर्न ये याद करना पड़ेगा, हेलिकल का सेंस ये याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कुछ छूट भी जाता है तो इतना इशू नहीं है, लेकिन ये 4-5 जो है ये याद कर लीजिएगा। ट्रिक से याद करोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, शुगर पकरिंग C2C3, अपने आप पहुंच जाओगे कि बी की C2 एंडो होती है, एंडो, और ए की C3 होती है। फिर आपका कौन सा बचता है, जेड फॉर्म बचता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पिरामिडिन सबसे लंबा है लेकिन इसकी C2 एंडो है, प्यूरिन छोटू सा है तो C3 एंडो है। अगर फिर ग्लाइकोसिल बॉन्ड कॉन्फॉर्मेशन के बारे में बात करो तो बी ए पास आपकी आंटी यानी दोनों के पास एंटी होगा, और जेड फॉर्म में अगर बात करो तो जेड फॉर्म में आपकी आंटी जो है प्यारी है यानी पिरामिडिन के लिए क्या होगा, एंटी होगा, और प्यूरिन के लिए सिन होगा। इसके बाद में फिर मेजर ग्रुप के बारे में बात करो तो यहाँ पर क्या है, अमन मेजर हो सकता है किसी कंपनी का ना, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का जो मेजर ग्रुप है वो नैरो है। फिर माइनर ग्रुप कैसा होगा, तो अगर मेजर ग्रुप नैरो है तो माइनर होगा वाइड, ठीक है, क्लियर। और बी फॉर्म ऑफ डीएनए का क्या होगा, बी फॉर्म ऑफ डीएनए का जो मेजर ग्रुप है वो होगा वाइड, ठीक है। तो जो बड़े मेजर हैं वो मेजर कंपनी के तो मेजर होने की वजह से फैल गए हैं वाइड, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए का जो मेजर ग्रुप है वो क्या होगा, वो वाइड होगा। ए वाला तो मेजर नहीं हो सकता, अमन तो मेजर नहीं हो सकता, तो अमन मेजर ना। अगर ए वाला मेजर नहीं हो सकता तो बी वाला हो सकता है, ऐसे याद कर सकते हो। तो बी वाला क्या है, बी वाला जो है इनका मेजर ग्रुप क्या होगा, वाइड होगा। ए वाले का मेजर ग्रुप होगा नैरो और बी वाले का होगा वाइड, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा, मैंने तो हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर ली। एक बार आप खुद देख लेना, इसको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कायरलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, कि कायरलिटी क्यों होती है डीएनए की, आपको पता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, फिर यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस होता है और एक तरफ आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये जो आपकी डीऑक्सीराइबो शुगर है ना, शुगर की वजह से पकरिंग कायरलिटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबो शुगर की वजह से होगी। इन विच फॉर्म ऑफ द डीएनए द नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न इज, तो मैंने जैसा कहा कि बी में कितना होगा, 10.5 होगा, ये देख सकते हो। बी वाले में कितना है, 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, ठीक है, 10.5 है। ए वाले में 11 है और बी वाले में 12, जेड वाले में 12 है। तो जेड तो वैसे ही दिख रहा है 2 जैसा ही, तो इसमें तो 12 होगा ही। ए वाला पहले पे आ रहा है तो 11, ठीक है, 1 पहले नंबर पे आ रहा है ना, 1 नंबर पे, तो 11। तो इसका हो जाएगा आपका बी 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। Then on sequence analysis of double stranded DNA, the result show the content of cytosine C was 20%। अगर C 20% है तो G का अमाउंट C के बराबर ही होगा, तो G का भी हो जाएगा 20%, टोटल 100% है, तो बाकी A और T का कितना होगा, 30-30 यानी 60%, ठीक है। तो A और T का एक साथ पूछा गया तो 60%, क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द 2 मेजर फॉर्म ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ बेस अटैच टू द शुगर एंड द नेचर ऑफ मेजर एंड माइनर ग्रुप। सो यहाँ क्या है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, ए और बी दोनों एंटी हैं, तो ए वाला भी एंटी चला जाएगा, बी वाला भी एंटी जाएगा, है ना, दोनों ही एंटी है, सिन तो है नहीं, बी ए पास आंटी है ना, तो दोनों ही एंटी है ना। तो यानी कि ए और बी का क्या होगा, सेकंड। तो ए का सेकंड कहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया ए का सेकंड और इसमें दिया गया बी का सेकंड, ठीक है। और देखो ए जो है इसका जो वाइड मेजर ग्रुप, मेजर अमन क्या मेजर हो सकता है ना, तो इसका मेजर ग्रुप क्या होगा, नैरो। तो ए वाले का, ए जो है ये मेजर नहीं हो सकता तो नैरो, ए वाले का मेजर ग्रुप नैरो। तो ए वाला मेजर नहीं हो सकता लेकिन बी वाला मेजर हो सकता है, और मेजर होने की वजह से फूल जाएगा, वाइड हो जाएगा, तो बी वाले का मेजर ग्रुप क्या है, वाइड। तो बी का हो जाएगा थर्ड
और आपका ए वाले का क्या हो जाएगा, ए वाले का हो जाएगा आपका फोर्थ। तो बी का थर्ड इसमें दिया गया है, ए का फोर्थ इसमें दिया गया है। इसके बाद माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप अपोजिट होगा कि ए वाले का मेजर ग्रुप क्या था, नैरो, तो माइनर ग्रुप क्या होगा, वाइड। तो ए वाले का माइनर ग्रुप क्या होगा, ए वाले का माइनर ग्रुप होगा वाइड। तो ए वाले का माइनर ग्रुप होगा वाइड, तो ए का हो जाएगा फिफ्थ। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें, थर्ड वाला। यहाँ मैंने गलत टिक लगा रखा है इसमें, थर्ड वन इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन। पहले ये वोबल बेस पेयरिंग देख लीजिए कि यहाँ पर इनोसिन जो है ए सी यू के साथ पेयर होगा, ग्वानिन सी या यू के साथ पेयर हो सकता है, यूरासिल ए और जी के साथ, एडेनिन यू के साथ, एंड साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर हो सकता है। ठीक है, याद कैसे करोगे, जैसे आई सी यू सुना है ना, तो आई जो है ये सी यू और ए के साथ पेयर हो सकता है। इसके बाद में फिर यहाँ पर है जी सी यू, यानी यू जी सी सुना है ना, तो जी आपका यू और सी के साथ पेयर हो सकता है। फिर यहाँ पर है यू ए जी, आपने कोडोन सुना होगा यू ए जी, तो यू आपका ए और जी के साथ पेयर हो सकता है, ए यू के साथ एंड सी जी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और जी किसके साथ, यू जी सी, तो यहाँ पर जी जो है यू और जी के साथ पेयर हो सकता है, ये वोबेल हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पर देखिए वोबेल पेयरिंग है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड ऑन न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए, द शुगर पकरिंग इज सी टू एंडो। ए बी पहले दूसरे नंबर पे आ रहा है तो सी टू होगी, तो सी टू एंडो होती है, ऑब्वियसली होती है। इन आरएनए द शुगर पकरिंग इज सी थ्री एक्सो, नहीं मैंने आरएनए में क्या बताया था, सी टू एंडो होती है, आरएनए में क्या होती है, सी टू एंडो, ये मैंने कहा था। यहाँ पर आरएनए में कैसी होती है, सी टू एंडो, तो ये गलत हो गया। तो वोबल बेस पेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन जी एंड ए इन आरएनए, कि वोबल बेस पेयर जो होता है जी और ए के बीच में हो सकता है। मैंने तो कहा कि जी जो है यू और सी के साथ ही वोबल बेस पेयरिंग करता है, तो ए के साथ कहाँ करेगा, नहीं करता। नेक्स्ट है यहाँ पर अ चेंज इन द शुगर पकर फ्रॉम सी टू एंडो इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए टू सी थ्री एंडो ऑल्टर द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ मेजर ग्रुप, कि नॉर्मली हमें पता है कि हमारा बी डीएनए जो होता है वो C2 टाइप ऑफ शुगर पकरिंग रखता है। अगर ये जो C2 एंडो शुगर पकरिंग है, अगर ये ऑल्टर करके हम इसको C3 कर दें बी डीएनए में, तो बी डीएनए पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका विड्थ और डेप्थ जो है वो चेंज होगा मेजर ग्रुप का। बिल्कुल, अगर आप चेंज करो तो शुगर पकरिंग तो ऑब्वियस ही बात है चेंज होगा उसमें, तो इसका ए और डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुगर पकरिंग इन डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड इज एक्सक्लूसिवली। अब यहाँ पर आपको कोई डीएनए नहीं दिया गया, ना ए दिया गया, ना बी दिया गया, ना जेड दिया गया, और मैंने यहाँ आपको कहा था जब आपको कुछ नहीं दिया जाएगा तो आप बी डीएनए कंसिडर करके चलोगे। तो शुगर पकरिंग बी डीएनए में क्या होती है, C2 एंडो होती है, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड वाला, सॉरी C2 एंडो इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएनए फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, following statement are being made about the orientation of N-glycosidic bond between the base and the sugar in the following DNA। B फॉर्म में एंटी होता है, बिल्कुल होता है। सिन होता है, नहीं, इसका ए और सी हो जाएगा हमारा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ज्यादा रटने की भी नीड नहीं पड़ेगी आपको, है ना। जैसे जैसे आपसे पूछा बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बी ए जेड 3 है, तो जेड तो वैसे ही 12 जैसा दिख रहा है, 12 ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये 10.5। अगर आपसे शुगर पकरिंग पूछी गई तो ए बी जेड, बी दूसरे नंबर पे है तो C2 एंडो, ए वाले C3 एंडो, और जेड वाले में क्या होगा, जेड वाले के केस में पिरामिडिन बहुत लंबा है लेकिन इसकी होगी C2 और प्यूरिन की होगी C3। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछे तो BA वाली आंटी और इसके अलावा आंटी प्यारी, यानी कि जेड डीएनए में क्या होगा, पिरामिडिन के लिए एंटी होगा और प्यूरिन के लिए सिन होगा। इसके बाद में और क्या याद करना है आपने, यहाँ पर ये दिस इज डन, दिस इज डन, दिस वन डन, एंड हेलिकल राइज अगर देखोगे तो ए और बी दोनों में ही राइट है और जेड में लेफ्ट है। ठीक है, बाकी अगर ये याद कर पाओ, बाकी के जो बचे ये याद कर लेना। ठीक है, हेलिकल राइज बी फॉर्म के लिए 3.4 है, ए वाले के लिए 2.6 है और जेड के लिए 3.7 है। कितना, 3.7 है। इसको कैसे याद कर सकते हो आप, 2.6
ओके, इसको ऐसे याद किया जा सकता है, ABZ 2 3 3, ठीक है, 2 3 3, ये 6 है, लास्ट में इधर 7 है, ठीक है, और इधर आएगा आपका 4। क्लियर? ऐसे आप देख सकते हो इसको, जैसे ABZ, तो यहां पर ABZ क्या हो जाएगा, 2 3 3, 6 7 3 4, ऐसे करके याद कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, और यहाँ पर देखो फिर डायमीटर क्या ही रह जाता है, 2.6 है तो 26 इसका हो गया है ना, इसका 10 है तो इसका नियर बाय 20 हो गया। प्रोटीन स्ट्रक्चर देखिए, तो प्रोटीन आपका कैसे बनता है, आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड मोनोमर हैं, और ये जो मोनोमर होते हैं जब ये लिंक होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किसका एग्जाम्पल, आपको कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। मैंने बताया था ना, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका कोवलेंट बॉन्ड था, तो कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल ही पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड डाइसल्फाइड, ये सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ता है और इस तरीके से एक चेन बनाता है, जो कि आपका कहलाता है लीनियर या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में कुछ चेंजेस होते हैं, ये अपने आप को मॉडिफाई करता है, तो आपका बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें आप अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप बीटा शीट के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप बीटा टर्न के बारे में पढ़ते हो। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब अपने आप को मॉडिफाई करता है, फिर बनता है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर, और टर्शरी स्ट्रक्चर जब अपने आप को मॉडिफाई करता है, फिर आप हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ोगे, तो जब ये अपने आप को मॉडिफाई करता है तो फिर बनता है आपका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है, वो आपका रहेगा NH2COOH H एंड R ग्रुप। फिर यहाँ पर ये होती है आपकी साइड चेन। तो रामाचंद्रन प्लॉट में हम साइड चेन की स्टडी नहीं करते, मेन चेन की स्टडी कर सकते हैं, मेन चेन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि किस तरीके से अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है और फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अमीनो एसिड सीक्वेंस का डिटर्मिनेशन एडमान डिग्रेडेशन मेथड के थ्रू किया जा सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जितने होंगे, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, तो जब मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ाया था, तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उसके थ्रू हम लोग इनके बारे में पता कर सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं, इनैंशियोमर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। ठीक है, वहां पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब यहाँ पर कुछ चीजें बात कर लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप टोर्सन एंगल के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, तो एक बार इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से होंगे। ये देखिए NH2, मैंने कहा था ये कार्बन है, इस तरीके से आपका यहाँ COOH लगा होगा, यहाँ NH2 होगा, यहाँ H होगा, ये यहाँ R होगा। ये आपके अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। इन्होंने यहाँ ओपन करके दिखा दिया, NH2 है, ये COOH है, ये अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये R ग्रुप है। इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी वो कार्बन जो कि चारों तरफ से बॉन्ड जो है पेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपने वाटर रिमूव किया। वाटर रिमूव करने के बाद ये जो C डबल बॉन्ड O बचा और ये NH बचा दूसरे अमीनो एसिड का, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हो। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है आपका, ये रोटेट नहीं कर सकता इसके बिकॉज ऑफ रिजिड प्लेनर। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ये वाला बॉन्ड बन गया आपका, लेट्स सी, ये देखो C डबल बॉन्ड O और N और H के बीच में ये बॉन्ड बन गया आपका ओमेगा। ठीक है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर बन गया। इसके बाद में यहाँ पे जो C अल्फा C है, C अल्फा और इस C के बीच में, C के बीच में जो बनेगा उसको बोलते हैं साई। देखो C साई, एक जैसा साउंड आ रहा है ना, तो इसको बोलते हो आप साई। और N और C अल्फा के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हो आप फाई। क्या बोलते हो? फाई। क्लियर? ये आपके टोर्सन एंगल कहलाते हैं। फिर यहाँ पर अल्फा हेलिक्स के बारे में बात करो तो अल्फा हेलिक्स आपका राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। अमीनो एसिड पर टर्न इसमें होते हैं 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न होते हैं या 13 एटम्स होते हैं।
ये यहाँ पर एक अलग से टेबल बनी हुई है, ये पूरी यहाँ से देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये वाली चीज है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एल कायरल है, ये डी कायरल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एल अमीनो एसिड जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जो आपका अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स होता है, एक राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, एक लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है। मेनली हम लोग राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका राइट, एक तरफ हम लोग ने लिया यहाँ पर फाई, टोर्सन एंगल फाई, ठीक है, एक तरफ लिया साई, एक तरफ साई लिया, ये फाई लिया, सेम इधर भी हम लोग ने साई लिया और फाई लिया। टोर्सन एंगल जो भी मैंने ये बताए थे आपको कि इनके बीच में होगा साई और इनके बीच में होगा फाई। तो रामचंद्रन प्लॉट में हम लोगों ने एक तरफ फाई और साई ये वाला कॉन्सेप्ट लिया है। एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम बीटा शीट बीटा टर्न के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ लोकेशन बताई गई है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये माइनस में है, यहां से लेके यहां तक सारी चीजें माइनस में है। तो यानी माइनस वाला जो रीजन है ना, यहां पर आपका माइनस माइनस होगा। तो माइनस वाले रीजन में दोनों ही एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी अगर माइनस माइनस है तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्टेबल है। अगर यहाँ देखो आप, ये प्लस और माइनस वाला एरिया है, यहाँ बीटा शीट स्टेबल है और दोनों प्लस प्लस वाले एरिया में आपका लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स स्टेबल है। डी कायरल में देखोगे तो चीजें पलट जाती है, ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर चला जाता है, ये वाला इधर आ जाता है डी कायरल में, ठीक है, एक मिरर इमेज बन जाती है। क्वेश्चन देखिए, द फाइंड द साई वैल्यू ऑफ बीटा स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ द डी अमीनो एसिड विल मेनली ऑक्यूपाई विच क्वाड्रेंट इन रामचंद्रन प्लॉट। जनरली हम लोग आर टाइप ऑफ अमीनो एसिड के बारे में देख रहे हैं, सॉरी एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के बारे में देख रहे हैं, एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड ही स्टडी करते हैं हम। लेकिन अब ये बोले रामचंद्रन प्लॉट में अगर डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड को देखोगे तो क्या होगा। तो जनरली यहाँ अल्फा हेलिक्स रहता है, यहाँ बीटा शीट रहता है, यहाँ लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रहता है। जब आप डी में देखोगे तो ये इधर आता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है। ये बीटा स्ट्रैंड पूछे तो बीटा स्ट्रैंड यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और ये क्वाड्रेंट क्या है, लोअर है, और कौन सा, ये लेफ्ट है और ये वाला राइट है। तो लोअर राइट वाले रीजन में आपका आ जाएगा, आपका ये देखिए लोअर राइट में डी, ये देखिए लोअर राइट में आ गया आपका डी अमीनो एसिड के केस में बीटा स्ट्रैंड, ठीक है। ये रामचंद्रन प्लॉट आपका ऐसा होगा, ये एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए है। पीछे हमसे पूछा गया था डी वाले के लिए, तो डी वाले में कुछ नहीं होता, पोजीशन चेंज हो जाती है बस, ठीक है। ओके, तो जो ग्लाइसिन और प्रोलिन होता है नॉट अलाउ इन रामचंद्रन प्लॉट, ये रामचंद्रन प्लॉट में अलाउ नहीं होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, और प्रोलिन मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब यहाँ पर टाइप्स के बारे में बात करोगे तो टाइप्स में यहाँ पर देखो, मेनली हम बात करेंगे बीटा अल्फा, इन दो के बारे में, बीटा अल्फा और फाई के बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड देखे तो यहाँ होते हैं 3 नंबर ऑफ अमीनो एसिड, एटम होंगे 10, और एन अमीनो एसिड का C डबल बॉन्ड O और N+3 NH। तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी मान लो कि एक अमीनो एसिड ये है, इसका C डबल बॉन्ड O है, इसके बाद में फिर ये दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड थर्ड आपका, तो N+3, इसका NH, इनके बीच में बॉन्ड है, ठीक है, ये बनेगा आपका बीटा टर्न। क्लियर, ये होगा आपका क्या, ये होगा आपका बीटा, और अल्फा में होता है N और N+4 के बीच में, और फाई में N+6 के बीच में। अल्फा हेलिक्स में फेवरेबल अमीनो एसिड होते हैं मिथ्योनिन, एलिन, ल्यूसिन, ये सारे। बीटा हेलिक्स में होगा ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। बीटा टर्न में होगा प्रोलिन और ग्लाइसिन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम लोग सारी चीजें, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन की लाइंस आप याद कर लेना, ये मैं आपको कहूंगी, क्वेश्चन के ये पॉइंट्स याद कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि रामचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्या होता है लाइन ऐसे उठा के दे दी जाती है प्रीवियस ईयर से। सो द पेप्टाइड यूनिट, ये तो आपको पता होगा, ये C अल्फा और C के बीच में साई बॉन्ड होता है, ये आपका इनके बीच में फाई बॉन्ड होगा, और यहाँ पर ये जो C और NH है इनके बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड ओमेगा बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इसमें होती है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड में, तो रेस्ट्रिक्शन अराउंड C एंड N। The area of allowed region in the Ramachandran
मैप विल बी। वैसे तो प्रोलिन जो होता है ये लिस्ट अलाउड होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो लिस्ट होता है वो आपका अल्फा मिथाइल एल वैलिन होता है। नेक्स्ट देखिए, एन अल्फा हेलिक्स इन अ पेप्टाइड, और किसके बारे में पूछा गया है, अल्फा हेलिक्स के बारे में। इन अ पेप्टाइड और प्रोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डाइहाइड्रल एंगल, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए आप अल्फा हेलिक्स में कैसे बनता है, ये आपका अल्फा हेलिक्स रहा, इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है, एन और n+4। तो एन अमीनो एसिड का होगा सी डबल बॉन्ड, मान लो एक अमीनो एसिड है, इसको आपने, ये एन है, फिर अगला अमीनो एसिड n+1, उससे अगला n+2, फिर उससे अगला n+3, उससे अगला n+4। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड है, मान लो इस तरीके से कार्बन, फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O NH, ये पूरा RHR, ये पूरे ऐसे अमीनो एसिड होंगे। तो इस अमीनो एसिड का सी डबल बॉन्ड O, और लास्ट में जो अमीनो एसिड होगा उसका NH। तो N और n+4, यानी ये 5 अमीनो एसिड इंक्लूड है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड को N लिख दिया, लास्ट वाले को, क्योंकि N फिर n+1 फिर n+2 3 4, तो इसका सी डबल बॉन्ड O और इसका NH, इनके बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा हेलिक्स में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अमाइड CO ऑफ रेसिड्यू I एंड अमाइड NH ऑफ रेसिड्यू I+1 I+4। तो जहां पर मैंने N लिखा था वहां पर इन्होंने ले लिया I, फिर I+4, ठीक है। यानी एक अमीनो एसिड ये है, इसको 1 2 3 4, देखो 5 अमीनो एसिड है, मान लो 1 2 3 4 5, इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे भी कर दो, N से कर दो या I से कर दो। इसको आपने क्या किया, n+1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको n+2 से, इसको n+3 से, इसको n+4 से, या फिर I+4, कुछ भी कर दो। तो इसका जो होता है, इसका CO और इसका NH, इस अमीनो एसिड का, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, किसके केस में, अल्फा हेलिक्स के केस में। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और डाइहाइड्रल एंगल अगर देखोगे तो अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स है, मैंने कहा था दोनों माइनस में होगा, तो -50 और -60 मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस तो होगा नहीं इसमें, देखिए प्लस है, प्लस कहीं नहीं होगा, माइनस एंगल होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द रेसिड्यू, अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, N और n+4 के बीच में। पहले अमीनो एसिड का CO और लास्ट वाले अमीनो एसिड का NH, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। और बॉन्ड एंगल क्या होता है, डाइहाइड्रल एंगल क्या होगा, जो यहाँ पर डाइहाइड्रल एंगल फाई का होगा वो होगा -50 डिग्री, और साई का जो होगा वो होगा -60 डिग्री टोर्सन एंगल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रू, कि जो गलत है वो बताना है। डाइहाइड्रल एंगल ऑफ साइड चेन इन अमीनो एसिड आर डिपेक्टेड, रामाचंद्रन प्रोटीन में मेन चेन को डिपेक्ट कर सकते हैं, साइड चेन को नहीं कर सकते। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट ही पूछा गया है। आगे देखिए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेप्टाइड। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 100 अमीनो एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय NMR। तो NMR एक्सरे आपकी 3D स्ट्रक्चर के लिए ही होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन हैव अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट कंपोनेंट। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, केवल फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको पता चल गए कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता लगाने के लिए यूज हो सकती है। अमीनो एसिड या प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेस इन द मेजर एंड माइनर ग्रुप ऑफ DNA इज प्रेजेंट। बोथ यूरेसिल थाइमिन हैव अ मिथाइल ग्रुप बट एट डिफरेंट पोजिशन, कि मिथाइल ग्रुप दोनों के पास में होगा, ऐसा नहीं होता, मिथाइल ग्रुप दोनों के पास में होगा, एक के पास होता है एक के पास नहीं होता। द बैकबोन डाइहाइड्रल एंगल ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर वेरी सिमिलर, नो। बीटा टर्न इज फॉर्म्ड बाय 4 अमीनो एसिड। बीटा टर्न 4 अमीनो एसिड के थ्रू फॉर्म होता है, बिल्कुल 4 के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, I होता है, I+1 होता है, I+2 होता है, तो 4 अमीनो एसिड यहाँ इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ द टाइप ऑफ बीटा टर्न इज डिटरमाइंड बाय डाइहाइड्रल एंगल ऑफ साइड एंड सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड और थर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो यहाँ पर मेनली इंक्लूड होंगे, I+2 और I+3 यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो टोटल 4 अमीनो एसिड होते हैं यहाँ पर, और ये 2 जो होते हैं डाइहाइड्रल एंगल बनाने के लिए मेनली इंक्लूड होते हैं, किसके केस में, बीटा टर्न के केस में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, बीटा में यहाँ दिखा गया N और N+3। ये बीटा शीट है। बीटा टर्न के बारे में बात करोगे ना, तो बीटा टर्न में 4 अमीनो एसिड इंक्लूड होते हैं। जैसे ऐसा होगा I+2, I+3,
एंड I+4। तो I+2 और 3 ये दो अमीनो एसिड इंक्लूड होते हैं कहां पर, ये दो अमीनो एसिड इंक्लूड होंगे आपके डायहेड्रल एंगल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट ऑन बीटा टर्न, ऑल द 20 कोडेड अमीनो एसिड हैव इक्वल प्रोपेंसिटी टू फॉर्म बीटा टर्न। नहीं, बीटा टर्न में मैंने यहाँ बताया कि कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वही यहाँ पर फेवरेबल होते हैं, दैट इज प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। तो सारे अमीनो एसिड तो कैसे हो जाएंगे, तो ये गलत। प्रोलिन कैन नॉट अगर इन बीटा टर्न, अरे प्रोलिन और ग्लाइसिन तो होता है, तो ये भी हमारा गलत। बचे दो, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। In 30 residue peptide, the dihedral angle have been determined by one or more method when there is value examined. Not possible for find psi value be distributed in the helical as well as beta shoot reason. रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू तो हम लोग टोर्सन एंगल को ही तो डिपिक्ट करते हैं, तो ये नॉट पॉसिबल क्यों बोल रहे हैं। Possible that find the psi value are in the helical region, although CD spectral study indicate beta shoot conformation. Possible to conclude that peptide is composed of entirely D amino acid. तो जो आपका रामाचंद्रन प्लॉट होता है उसमें ये पॉसिबल होता है कि आप ये कंक्लूड कर सको कि जो आपका अमीनो एसिड है वो डी है या एल अमीनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एग्जैक्ट बैकबोन डायहेड्रल एंगल इन फोल्डेड प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन बाय। तो अगर आपको बैकबोन या 3D स्ट्रक्चर पता करना है तो ये आप क्या करोगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है परफॉर्म करोगे, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4 3D स्ट्रक्चर के लिए। NMR भी होती है और एक्सरे भी होती है। ये वाला तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। ये देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड। पेप्टाइड दैट आर अनसैचुरेटेड विल हैव ऑल द बैकबोन डायहेड्रल एंगल इन डिसअलाउड रीजन। जहां पर भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आ जाए ना, ऑल इनकरेक्ट होते हैं मोस्टली। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड वेदर द टू पेप्टाइड एडप्ट एंटायरली हेलिक्स और बीटा शीट कन्फर्मेशन। रामाचंद्रन प्लॉट में हम लोग अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और बीटा टर्न इन्हीं का कन्फर्मेशन तो पता करते हैं, तो ये बोले इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, बीटा टर्न का कन्फर्मेशन जो है पेप्टाइड का वो पता लगाया जा सकता है, कैन बी डिड्यूस, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। The following are the four statements on the peptide protein conformation. Glycine has least area of conformationally allowed space in Ramachandran. Glycine और प्रोलिन का सबसे कम होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 residue peptide that is acetylated at N terminus and amidated at C terminus. यहाँ पर phi और psi एंगल दिए गए हैं। For the residue, it can be concluded that conformation of the peptide is helix turn strand. इसको होल्ड पे रखते हैं। The allowed value of find the psi for amino acid in a protein are not valid for short peptide। की short peptide की स्टडी नहीं कर सकते, बिल्कुल की जा सकती है। A peptide acetyl A1 A2 A3 A4, ये देखिए ये चार अमीनो एसिड लिए गए ना, A1 A2 A3 A4। ये मैंने अभी स्टेटमेंट आपको यहाँ दिखाया था ना बीटा टर्न का, कि चार अमीनो एसिड इंक्लूड होते हैं। ये देखिए, बीटा टर्न इज फॉर्म्ड बाय 4 अमीनो एसिड, वही है A1 A2 A3 A4, ये चार अमीनो एसिड है जिसमें से सेकंड और थर्ड डिटरमाइन करता है आपका क्या, डायहेड्रल एंगल। और यही देखिए, यही स्टेटमेंट यहाँ रिपीट हो गया। पेप्टाइड एसिटाइल चार अमीनो एसिड है, ठीक है। एडॉप्ट वेल डिफाइंड बीटा टर्न, बिल्कुल बीटा टर्न में इंक्लूड होंगे जिसमें से कि सेकंड और थर्ड ये आपके बीटा टर्न में डायहेड्रल एंगल को बताएगा। तो डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। ये आगे देखिए, given below are the statement related to the protein structure. The dihedral angle of amino acid X in acetyl X in methylamide in Ramachandran plot occur in very small but equal area in left and right quadrant. It can be concluded that X is not one of the 20 coded amino acid. Dihedral angle कोई amino acid है X, ये देखिए एसिटाइल XN मिथाइलामाइड, इसमें जो X अमीनो एसिड है इसका डायहेड्रल एंगल रामाचंद्रन प्लॉट में अकर इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल एरिया में होगा बट इक्वल एरिया इन द लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट। इट कैन बी कंक्लूड दैट एक्स इज नॉट वन ऑफ द 20 कोडेड अमीनो एसिड। तो इसका एरिया जो है लेफ्ट क्वाड्रेंट में भी राइट क्वाड्रेंट दोनों में ही होगा, तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स जो है ये 20 कोडेड अमीनो एसिड में से नहीं है। The dihedral angle of 20 residue peptide are represented in the Ramachandran plot. It is possible to conclude that the peptide does not have a proline. कि डायहेड्रल एंगल जो होता है 20 रेसिड्यू पेप्टाइड का रिप्रेजेंट किया गया है प्लॉट में, तो ये पॉसिबल है पता लगाना कि पेप्टाइड डज नॉट हैव अ प्रोलीन। टू प्रोटीन कैन हैव अ सिमिलर फोल्ड इवन इफ दे डोंट शेयर सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाँ, ये हो सकता है कि जो दो प्रोटीन है ना
उनकी सिमिलर फोल्डिंग हो सकती है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स में, अगर वो उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कहीं सिग्निफिकेंटली, जैसे मान लो एक अमीनो एसिड ये है, कुछ ऐसा दिखता है, बी अमीनो एसिड ऐसा दिखता है, तो ये जो होता है ये दोनों का फोल्डिंग सिमिलर हो सकता है, चाहे ये दिखने में प्राइमरी स्ट्रक्चर इनका कैसा भी रहा हो, ये पॉसिबल है। आगे देखिए, ऑन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बाय यूरिया, यूरिया क्या करता है आपका, यूरिया जो होता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, द इंटरेक्शन दैट वुड बी डिस्टर्बेड आर आयोनिक एंड वंडरवॉल इंटरप्शन बट नॉट डाइसल्फाइड। तो ये आपके वीक बॉन्ड जो होंगे ना उनको डिस्टर्ब करेगा, मेनली डाइसल्फाइड को बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल करेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो यूरिया जो होता है आपका, ये आपका वंडरवॉल और आयनिक को करेगा, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड को नहीं करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को करेगा बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और पहले दो में से आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो इट्स ए सी डी। ये थोड़ा सा पेचीदा सा एरिया है, क्योंकि अभी ना बहुत कम टाइम में इसको समझाना इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं ये वाले आपने याद करने हैं कि बीटा में, बीटा शीट में किन किन के बीच में एंगल होगा। बीटा टर्न में यहाँ लिखवा देती हूँ, बीटा टर्न में 4 अमीनो एसिड इंक्लूड होंगे, जैसे मान लो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, जिसमें से ये दोनों जो होंगे ये डाइहेड्रल एंगल में, ठीक है। ये तो रेस्ट्रिक्शन तो आपको पता होगा, जैसे एक अमीनो एसिड ये है, इसका ये NH2 है, ये H है, ये R है, वाटर रिलीज हुआ तो यहाँ C डबल बॉन्ड O रहा, या NH रहा क्योंकि इसका H रिलीज हो गया, फिर कार्बन के साथ में यहाँ पर H है, R है, H है ना, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये ओमेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये H नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन होता है, रोटेट नहीं कर सकता कंप्लीटली, ये दोनों यहाँ पर रोटेशन हो सकता है, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ये आपका होता है साई, ये होता है फाई, ये रोटेट कर सकते हैं, ओमेगा नहीं कर सकता। जो लिस्ट अलाउड रीजन होता है ना वो आपका प्रोलिन होता है, ग्लाइसिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप कहीं ऐड हो गया तो मिथाइल जो है, मिथाइल एल वैलिन, इनसे भी लिस्ट अलाउड रीजन होता है। इस क्वेश्चन में ये याद करना है आपने। ये वाला मैंने आपको करवा ही दिया है कि जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है उसमें N और N+4 इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका जो होता है, इसका NH होगा, इसका C डबल बॉन्ड O, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। डाइहेड्रल एंगल मैंने आपको बता दिया कि हम लोग मेन चेन का डिपिक्ट करते हैं, साइड चेन का नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाले में बीटा टर्न के बारे में मैंने आपको करवा ही दिया है। ये आपको पता है कि 20 कोडेड अमीनो एसिड जो होते हैं बीटा टर्न में नहीं रह सकते। प्रोलिन और ग्लाइसिन के बारे में ही पता करते हैं हम लोग। प्रोलिन कैन नॉट अकर इन बीटा टर्न, प्रोलिन ही तो होता है बीटा टर्न में, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से नेक्स्ट आता है अपना इंजाइम। इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम आपके प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। एंजाइम क्या होंगे, टाइप ऑफ प्रोटीन दैट आर कैटलिस्ट। एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं नेचर में। एंजाइम आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जैसे ये आपका सबस्ट्रेट है, एंजाइम क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब है कि जैसे कि पहले कोई सबस्ट्रेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे ये आपने खाना बनाने के लिए रखा, तो ये जो खाना है ये मान लो कि आपका कढ़ाई में बन रहा है 15 मिनट में, और कुकर में यही खाना, प्रेशर कुकर में यही 5 मिनट में बन रहा है। तो आप ये समझ लो प्रेशर कुकर काइंड ऑफ एंजाइम के जैसा काम कर रहा है। वो आपकी सब्जी बना रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि सब्जी को रायते में बदल दे रहा, नहीं, सब्जी बन रही है, सब्जी को कोई चेंज नहीं कर रहा, उसके इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है कि बहुत कम टाइम में वो आपका काम हो जाता है। वैसे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट कर देती है, लेकिन ये क्या करती है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है, फास्ट कंप्लीट करवा देती है सारा काम, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ यानी एनर्जी कम लगेगी अपनी, रिएक्शन इंक्रीज हुई, जो आपने एनर्जी 15 मिनट लगानी थी अब 5 मिनट में आपकी जो आपकी एनर्जी है वो कम लगेगी। इस केस में कढ़ाई में तो आप वहां पर उसको बार बार क्या करते रहते, बार बार उसको देखते रहते, चेक करते रहते, कुकर में 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी, तो आपकी एनर्जी कम लग रही है। तो एंजाइम ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब आपकी कम एनर्जी लगेगी। बाय रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो दैट एंजाइम
इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या करती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी कम लगवाती है, जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से एनर्जी कम लगती है। ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करती, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, सबस्ट्रेट जिस जैसे प्रोडक्ट में बन रहा है बनेगा उसके साथ ये छेड़छाड़ नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ रही। तो एंजाइम जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करती है, एक्टिव साइट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट बनता है। सारे एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में एक्सेप्ट राइबोजाइम। फिर यहाँ लिखा गया एंजाइम के पीछे एज आता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, प्रोटीज प्रोटीन को, लाइपेज लिपिड को, एंजाइम रियूजेबल होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी को, रिएक्शन को कंप्लीट होने में अब कम एनर्जी लगेगी। तो यहाँ देख सकते हो जो इतनी लग रही थी पहले एनर्जी, अब इतने से में ही काम हो जा रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इसको इफेक्ट करते हैं, दैट इज टेम्परेचर, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, पीएच लेवल, ये सारे एंजाइम के काम को इफेक्ट करते हैं। तो एंजाइम जो होती है आपकी, होलो एंजाइम कैसे बनती है, एंजाइम में प्रोटीनेशियस नॉन प्रोटीनेशियस दोनों पार्ट होते हैं और इससे आपका कंप्लीट एंजाइम बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को किस स्पीड से इंक्रीज करती है, 10 to the power 4 to 10 to the power 6। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करती है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप दिए गए हैं यहाँ पर, ऑक्सोरेडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमेरेज, लाइएज, लाइगेज, से 6 ग्रुप हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, इनकी रिएक्शन कैटेलाइज्ड जो है वो यहाँ दी गई है। इसके अलावा लोक एंड की और इंड्यूस फिट मॉडल दिया गया, इससे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पहले मैं बता दे रही हूँ। फिर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नोट्स आप पढ़ लेना, आपके लिए रखे हैं मैंने, मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन देखिए पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंजाइम इनहांस रिएक्शन रेट बाय फैक्टर 2 to 10, नहीं, 10 to the power to 10 to the power 6 इस रेट से इनहांस करती है, तो ये गलत। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, बिल्कुल कम करती है। इंटरेक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग एंड आयोनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है इंटरेक्शन जो होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये आपकी एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है, तो इंटरेक्शन कैसा होता है, बिल्कुल वीक इंटरेक्शन होगा, जल्दी से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो एंजाइम पकड़ के रखेगी, फिर तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनने ही नहीं देगी, तो ये वाला भी करेक्ट है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, अरे बिल्कुल इफेक्ट करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कुकर भर के, बिल्कुल ऊपर तक भर के आपने सब्जी बना रहे हो और कुकर में इतनी सी सब्जी है, सब्जी को मान लो सबस्ट्रेट, ठीक है, आपने इतनी वेजिटेबल्स डाली और इसमें ज्यादा डाली, तो ज्यादा आपने अगर सब्जी डाली है तो उतना टाइम लगेगा ना बनने में उसको, तो इसका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ज्यादा अगर सबस्ट्रेट है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा फिर कंप्लीट होने में प्रोसेस, तो बिल्कुल इफेक्ट करता है, तो ये गलत। योर ए एंड डी ऑप्शन आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ही पूछा गया तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम कैसे हेल्प करता है लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, कैसे हेल्प करेगा, ये कैसा इंटरेक्शन फॉर्म करता है, वीक इंटरेक्शन फॉर्म करता है। अभी बताया मैंने जैसा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरेक्शन में हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक, वंडरवॉल, जो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाई थे वही आएंगे। एंजाइम एक्सेलरेट रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाती है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। ये वाला थोड़ा सा ऐसी चीज है, ये आपको देखनी पड़ेगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इसको। कोएंजाइम जो है यहां पर जो कॉलम 1 है इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको कोएंजाइम दिए गए हैं, कोएंजाइम कॉलम 1 में और कॉलम 2 में उसके फंक्शनल ग्रुप या आइटम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एसाइल ग्रुप से, ये आपका FAD है, ये आपका थाइमिन पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, ये थाइमिन पायरोफॉस्फेट है। तो थाइमिन पायरोफॉस्फेट जो मैंने कहाँ करवाया था आपको, पायरुवेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसमें, तो D का हो जाएगा फर्स्ट। इसके अलावा FAD हाइड्रोजन एटम फंक्शनल ग्रुप इसका ये होगा, और पायरोडिक्सिल फॉस्फेट का अमीनो ग्रुप होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। वैसे कोएंजाइम का तो एसाइल ग्रुप होगा, कोएंजाइम A का। FAD का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं FAD के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट का क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा, और यहाँ पर ये NAD है, इसका क्या होगा, इसका हाइड्राइड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कोएंजाइम A है, लेट मी राइट हियर,
दोनों क्वेश्चन की समरी इधर लिख देती हूं मैं। इधर फंक्शनल ग्रुप या एटम ये लिखेंगे इनका। दूसरा थाइमिन पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। तीसरा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एफएडी एंड फोर्थ पायरोडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट और एक NAD दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका होगा फंक्शनल एसाइल ग्रुप, थाइमिन पायरोफॉस्फेट का एल्डिहाइड ग्रुप, FAD का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट का अमीनो ग्रुप और NAD का हो जाएगा आपका हाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, हाइड्राइड आयन। नेक्स्ट यहां पर ये वाला चार्ट आपने याद करना है। इसमें देखिए कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, Vmax चेंज होता है और Km इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए Vmax जो है ये चेंज होगा, Vmax जो है ये आपका चेंज होता है। Vmax क्या होता है, जहाँ हाफ ऑफ Km अचीव्ड हो जाता है, तो Vmax आपका चेंज होगा। तो ये देखिए Vmax यहाँ से कैसे चेंज हो गया है ये। और जो Km है ये क्या था, Km पहले इतना था और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ये इतना हो जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो Vmax और Km दोनों यहाँ पर Vmax अनचेंज रहेगा। सॉरी, Vmax क्या है, Vmax अनचेंज है, देखिए इतना ही है Vmax। तो Vmax अनचेंज है, लेकिन Km देखिए Km यहाँ चेंज हो गया है, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। दूसरे में देखिए Vmax, देखिए Vmax पहले इतना था, अब Vmax डिक्रीज हो गया, इतना हो गया है। और Km का देखिए Km तो अनचेंज है, इतना ही है दोनों कंडीशन में, जब आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आया। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर में पहले आपका Vmax इतना था, लेकिन जब आपका अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर आया तो आपका Vmax इतना हो गया। Km पहले नॉर्मल में इतना था, लेकिन जब आपका इनिबिटर आया तो इतना हो गया अनकॉम्पिटिटिव में, यानी दोनों डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये ग्राफ आप देखना। तो यहाँ पर देखिए अनकॉम्पिटिटिव में दोनों डिक्रीज हुए हैं, तो ये वाला आ जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का ग्राफ देखिए तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, किसका पूछा गया, नॉन कॉम्पिटिटिव का, यानी सेकेंड वाला। तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, जो कि आपका C वाला ऑप्शन है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।